बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही अगर मौसम की बात कर ली जाए तो अब क्योंकि जनवरी भी स्टार्ट हो चुका हुआ है, नया साल भी स्टार्ट है, तो अभी सर्दियां जो हैं वो आ चुकी हैं और तमाम लोग इस सर्दियों को एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ साथ अपने अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि अच्छी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल तो यकीन करें ऐसा लगता है कि हर बंदा बीमार है, मतलब आप थोड़े से ठीक होते हैं फिर उसके बाद जो है वो ऐसे लगता है फिर बीमार हो गए हैं। तो लिहाजा कि जब तक बारिश नहीं होती तब तक तो हम इन बीमारियों को फेस करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हेल्दी डाइट और हेल्दी आपकी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसको जारी रखें। और मेरा ख्याल में यकीनन इस नए साल को जो लेकर आपकी जो प्लान्स हैं, जो गोल्स हैं, अल्लाह ताला जो है वो उसको आपको साथ लेकर चले। और इसके साथ ही हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं वो तभी हल हो सकते हैं जब तक हम अपनी जो चीज़ हमारे पास है उसका हम शुक्र अदा करते रहेंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर अहमद खान बाबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अहमद? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी ऑन मोहम्मद, आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ्रीलांसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम ऑन से जानेंगे जो घर बैठे हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, स्पेशली हम जब ये देखते हैं ना कि उनको एक डायरेक्शन की बड़ी ज़रूरत होती है और आजकल जैसे ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो उस हवाले से जानेंगे कि किस तरह से आप जो है ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। इनसे कुछ टिप्स भी जानेंगे, इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे कैसी है। और इसके साथ साथ जो है अहमद से हम जानेंगे इनकी बीट से रिलेटेड, क्योंकि क्राइम से रिलेटेड इनकी बीट है, तो इस साल के हवाले से इनसे जानेंगे कि गुज़श्ता साल में कितने क्राइम हुए और अभी क्या सूरत हाल चल रही है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं जी, पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो अहमद, सबसे पहले तो नए साल की मुबारक हो आपको। और इसके साथ साथ जो है हम ये भी जानेंगे इस टाइम क्राइम की क्या सूरत हाल चल रही है। हाँ, देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पे पहले काफ़ी हद तक मुकदमात हो रहे थे चोरी डकैती के भी, लेकिन जैसे ही सीपीओ मुल्तान तब्दील हुए उन्होंने एक नई तरतीब दी, प्लान तश्कील दिया। उस प्लान के तहत जो है अब पुलिस काम कर रही है। तो रोज़ाना की बुनियाद पे अगर मैं बात करूँ तो अब जो वारदातें हो रही हैं डकैती की और चोरी की, बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। पहले 50 के करीब हो रही थी, अब जो है 12 से 15 के करीब मुझे तो लगता है ज़्यादा हो गई हैं। आप कैसे कह रहे हैं कम? नहीं, पहले असल में बड़ी इस वजह से थी कि क्योंकि पुलिस को पेट्रोल नहीं मिल रहा था, उनके पेट्रोलिंग अब पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। पेट्रोल जैसे ही मिलना शुरू हुआ तो उनके मामलात भी बेहतर हुए। पुलिस गश्त भी कर रही है और नाके भी लगा रही है और डॉल्फिन फोर्स भी एक्टिव हो गई है, मुहाफिज स्क्वाड भी एक्टिव हो गया और जो थानों की नफरी है वो भी उनको एक टास्क दे दिया गया है कि ये आपने कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की जानिब से एक ऐप जो है ना वो तश्कील दी हुई है। 50% जो जराइम पेशा अफराद हैं वो इस ऐप की वजह से खौफजदा हो के घर से बाहर नहीं निकलते रात के टाइम। वो ये सोचते हैं कि पुलिस ने रोकना है, अगर हमने उनको बताना है कि हम कोई इस तरह क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने हमारा आईडी कार्ड चेक करना है उस ऐप पे, तो उनको पता चल जाएगा कि हम कितने क्रिमिनल हैं। वो जैसे ही उनकी कोई अगर FIR होगी, अगर कोई PO होंगे या कुछ भी इस तरह का उनके ऊपर छोटी सी छोटी किरायादारी की भी FIR होगी तो वो उनको अरेस्ट कर लेगी पुलिस। तो इस वजह से 50% लोग जो हैं वो अपने रात को मगरिब के बाद घरों से बाहर निकलते ही नहीं हैं। उनको पता होगा पुलिस अब बाहर रोडों पर है, मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाए हुए उन्होंने। और उसके साथ जो डॉल्फिन पुलिस है उनको भी वो ऐप दी हुई है, मुहाफिज स्क्वाड को भी दी हुई है। अब वो उन अफराद को चेक करते हैं मुख्तलिफ। अगर मैं गुज़श्ता साल की बात करूँ तो गुज़श्ता साल में मुल्तान में तकरीबन 57,000 के करीब मुकदमात जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के दर्ज हुए हैं, जिसमें लाख मतलब के हज़ारों की तादाद में चोरी डकैती भी हैं और मुख्तलिफ नौइयत की शराब फरोशी। मैं देख रहा था कि 580 किलोग्राम जो है वो चर्स बरामद हुई है इस बार गुज़श्ता साल में, और 90,000 लीटर से ज़ायद जो है वो शराब बरामद हुई है खाली मुल्तान से। मुल्तान में जो 4 डिवीज़न है, कैंट, सिटी, सदर और गुलगश्त, इनमें अगर हम बात करें तो कैंट डिवीज़न जो है वो सबसे पहले नंबर पे है मुकदमात का इंदराज करते हुए। गुलगश्त जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, सिटी डिवीज़न तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे सदर डिवीज़न आ रहा है मुकदमात का इंदराज जिन्होंने किया है। इसके साथ अगर हम बात करें दीगर पुलिस की इसके ऊपर क्या रद्द अमल था,
पुलिस ने भी काफ़ी इसमें गैंग पकड़े हैं। मैं वो भी देख रहा था कि तकरीबन 75 करोड़ से ज़ायद पुलिस ने रिकवरी भी की है। काफ़ी बड़ी रिकवरी है। मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनको गिरफ्तार करके उनके रिकवरी भी करके साइलिन को पहुंचाई है। और इसके साथ अगर मैं यहाँ पर मज़ीद थोड़ी सी ऐड कर दूँ तो इक़दाम कत्ल के हमारे पास इस वक्त गुज़श्ता साल 162 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 200 से ज़ायद जो हैं मुलजिमान को गिरफ़्तार भी किया है, उनको कैफ़े किरदार तक भी पहुँचाया है। मुख्तलिफ़ नौइयत के मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस एक्टिव भी हो चुकी है। जैसे ही पेट्रोल उनको मिला तो अब उनका गैस जो है वो भी बेहतर हो चुका है। सही है। चलिए जी, इसमें मजीद भी इनसे जानते हैं। ऑन आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे स्टार्ट किया? अभी स्टार्ट मैं लास्ट ईयर ही किया था, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था BGU से। उसके बाद मैंने मतलब मेरा फ्रेंड्स कर रहे थे, और जाहिर सी बात है जिस तरह आजकल एक रुझान एक ट्रेंड चल पड़ा है कि ऑनलाइन ही अर्निंग करनी है और जॉब की तरफ नहीं जाना, और जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर जॉब्स मिलती हैं 20-15 हज़ार की जॉब के लिए भी इंसान को पूरा दिन जलील होना पड़ता है, इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं। तो अभी मैं सोच ही रहा था कि मैंने इंटर्नशिप करनी है और आगे अपनी फील्ड में आना है, क्योंकि मेरा भी मीडिया की फील्ड से ताल्लुक है। अभी मैंने मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है, तो प्लान मेरा प्रॉपर यही था कि मैंने इधर ही आना है, मीडिया के अंदर ही आना है। लेकिन फ्रेंड के ऑफिस में गया, मेरे ख्याल से कोई मेरे लास्ट सेमेस्टर के कुछ लास्ट डेज ही चल रहे थे, और मैंने कोई 15-20 दिन उसके पास लगाए। और उसके बाद लकीली मेरे पास मेरे मामू भाई थे USA के अंदर, तो मेरे पास अकाउंट्स आ गए, और उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई। और वो कह सकते हैं कि दिनों में मुझे इतना उसने ग्रैब कर लिया कि मैं इस फील्ड की तरफ आने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता चल जाए ना, क्योंकि फोकस होता है कि आपने करना यही है, तो फिर आप उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और आप उसको बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं। तो वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछ सकते हैं कि कितनी अर्निंग जो है वो आप कर लेते हैं। और बिहार को मेरे पीछे आप न पड़वा दीजिएगा लेकिन वो सबके पीछे पड़ जाती है, कोई मसला नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि इधर कोई कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर इससे भी ज्यादा, जितना उनका प्रोटोकॉल भी खर्चा होता है उससे भी ज्यादा, मतलब एक पाकिस्तानी एक ऐसा स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन कर रहा है, जो स्टूडेंट है या फिर अभी उसने ताज़ा ग्रेजुएशन किया है, उससे तो मेरे ख्याल से मैं 100 गुना ज़्यादा भी पैसे कमा सकता हूँ। और क्योंकि इधर जहाँ 10-15-20 हज़ार रुपये और वहाँ पर हम लाखों के अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं, क्योंकि 300-400 डॉलर से 1 लाख बन जाते हैं। तो वो जो करेंसी बैरियर है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लिए तो 300-400 डॉलर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 लाख रुपए अगर किसी इंसान को कमाने हैं तो उसको तकरीबन 10 साल 15 साल फील्ड के अंदर देने पड़ जाते हैं। ऐसे ही है। तो यही वजह है कि वहाँ पे अगर आप 300-400 डॉलर भी कमा लो तो आप कंपनसेट कर लेते हो, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एंजॉय कर रहे हो, और अपने घर के अंदर बैठे होते हो, बेड के ऊपर बैठ के अपना काम कर रहे हो सुकून से, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। कभी आपका दिल करता है काम करने को कर लो, नहीं करता आपने सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन बंद करनी है और आपने सो जाना है, एंजॉय करना है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है। जितना लोगों का है इतना आसान नहीं है, जितना ऑनलाइन जितने भी हमारे पास फ्रीलांसर आए उन्होंने कहा कि टाइम देना पड़ता है प्रॉपर आपको। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन टाइम देना पड़ता है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन हो, क्योंकि मेरे दोस्त ने बिल्कुल प्रॉपर टाइम दिया, मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि उसने तकरीबन 3 साल लगाए। अच्छा। और उसने मेरे पे एहसान किया कि मुझे उसने सिखा दिया, बता दिया वो सब कुछ जो उसने 3 साल में सीखा था, उसने मुझे 1-2 महीनों में सिखा दिया। और फिर अच्छे दोस्त भी बड़े कम मिलते हैं। वाकई एक नेमत है, और मैं हमेशा उसको क्रेडिट दूंगा कि उसने मुझे बताया सारा कुछ, जितना उसने सीखा था 3 साल का निचोड़, जितनी उसकी लर्निंग थी सारी उसने खोल के सामने रख दी। और मुझे इतना मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसने मुझे ऑनेस्ट होकर सिखाया कि मुझे 1-2 महीने के अंदर, अगर आपके पास सिखाने वाला बंदा अच्छा, अगर आपके पास गुरु अच्छा है ना, तो आप लोग 3 महीने के अंदर सीख सकते हैं। अच्छे से अगर आप सीख सकते हैं तो आप लकीली 3 महीने के अंदर आप लोग आराम से बिल्कुल तकरीबन इतना सीख सकते हैं कि आप लोग अपना घर चला सकें। अच्छा, इसमें फिर आप क्या टिप्स देना चाहोगे, किस तरह से कमा सकते हैं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसके अंदर आता है कि आप लोग सोचो आपकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इसके अंदर 1000 फील्ड है। पर जिस तरह से हम कह सकते हैं ना कि फिजिकल जॉब्स होती हैं, उसी तरह ही ऑनलाइन जॉब्स है। दुनिया आजकल जो है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रही है और दुनिया सारी डिजिटलाइज हो रही है। तो ये दुनिया इस टाइम सारी डाइवर्सिफाई हो रही है और जिस तरह से जा रही है, तो इसमें आप सेलिंग भी करो, आप लोग ग्राफिक्स का भी काम है, एडिटिंग का भी काम है, इसके अंदर हर वो काम है जो फिजिकली होता है ना, वो आप पाकिस्तान के अंदर तो अभी रुझान काफी कम है। ये स्किल्स हैं तो पहले तो आपको ये स्किल्स सीखनी पड़ेगी, देन ही जाके आप जो है ये स्किल्स ऐसी हैं कि आप 15 दिन 20 दिन लगा के आप इस स्किल को सीख सकते हैं अगर आप नियत से काम करें, क्योंकि जिस तरह से, लेकिन ये जो पाकिस्तानियों के अंदर आ चुका है ना कि ओवरनाइट सक्सेस है, इस तरह से नहीं है। जिस तरह पाकिस्तानी अगर एक स्टूडेंट की बात करें, एक छोटे बच्चे की बात करें, वो पहले मैट्रिक करता है 10 साल लगाता है, बल्कि 12 साल लगाता है।
उसके बाद वो इंटर करता है 2 साल लगा के, फिर 4 साल लगा के ग्रेजुएशन करता है। तो मतलब 18 साल वो अपने एजुकेशन को देते हैं और उसके बाद उसको मिलते हैं 15-20 हज़ार रुपये। अगर वो 18 साल के बजाय अगर लग के वो 18 महीने अगर ऑनलाइन के ऊपर किसी एक स्किल के ऊपर काम कर ले, तो वो मेरे ख्याल से एक कमिश्नर और एक डिप्टी कमिश्नर से ज़्यादा पैसे पाकिस्तान के अंदर बैठ के कमा सकता है। सही। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी शहरों के अंदर नहीं, वहीं पे सिर्फ अगर आपका देहात है, किसी गांव के अंदर रहते हैं और अगर किसी बस्ती के अंदर भी रहते हैं, आपका एक कमरे का घर है, सिर्फ आपको एक चारपाई भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसके ऊपर भी बैठ के उतने ही पैसे कमा सकते हैं जितना एक मिनिस्टर बैठ के कमा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक कमरे के अंदर बैठ के, मुझे लगता है और बहुत पैसे कमा रहा है। तो ऐसा ही है क्योंकि एक साल के अंदर जब बंदा सोचता ही नहीं है, इतना सारा बंदा वो कर लेता है, वो कुछ कर लेता है कि यार इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करता इंसान एक साल के अंदर कमाने का। तो ये बहुत बड़ी बात है। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आप नहीं समझते कि ऑनलाइन इसमें जिस तरह हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब तमाम बंदे भी इसमें एक्सपर्ट नहीं ना हो सकते, तो आप क्या समझते हैं कि जो आजकल जिस तरह इंस्टीट्यूट्स वगैरह बने हुए हैं डिफरेंट किस्म के, लोगों ने शायद एक कारोबार भी बना लिया ना, थोड़ा सा कुछ आता है तो फिर आपने कह दिया कि जी आएँ और बस आपने 1 महीने के अंदर आपने सब कुछ सीख लेना है और आपने फिर जितने डॉलर्स कमाना शुरू कर देना है, क्या कहोगे इस बारे में? नहीं, ये जो इंस्टीट्यूट्स है ना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इनके और रिकमेंड में बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि इनका काम है सिर्फ और सिर्फ बताना, ये बैक ऑफ द एंड चीज़ें नहीं बताते। आप जो काम है वो तो आप 1 महीने के अंदर सीख जाओगे, लेकिन जो क्लाइंट है, मेन चीज़ होती है वो क्लाइंट लेना, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ही नहीं होगा, आप किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर रहे होंगे, तो आपको यूएसए का क्लाइंट कैसे आपको आप किस तरह से उस क्लाइंट को एंगेज करोगे कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ। जब तक आप काम करोगे नहीं, जब आपके पास प्रैक्टिकल काम होगा नहीं, तब तक आपको क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अब मेरे पास अकाउंट्स हैं, मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास पोर्टफोलियो है, तो मुझे क्लाइंट ढूंढने में भी कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास वीडियोज़ हैं, प्रूफ्स हैं, मैं दिखा सकता हूँ कि ये काम मैं कर रहा हूँ, आप भी देख लो, आप सामने आके देख लो, जिस तरह से मर्जी वेरीफाई करना चाहो कर लो, मेरा काम है पड़ा। लेकिन जो नया बच्चा होता है वो 1 महीने के अंदर काम तो सीख जाता है। अगर कोई ऑनेस्ट बंदा हो, अगर इंस्टीट्यूट वाला, वो आपको काम तो सिखा देगा, लेकिन उसके बाद वो आप पे प्रेशर डालेगा कि आप लोग अकाउंट लेके आओ बाहर का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर थोड़े जो हम काम कर रहे हैं सेलिंग का, उसके लिए तो थोड़े मौके कम है, लेकिन आजकल तो पाकिस्तान के अंदर भी ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। दराज के ऊपर लोग काम कर रहे हैं और दीगर वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, पेजेस बन चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मतलब काफी सोशल मीडिया को भी लेके लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी बड़ा रुझान है पाकिस्तान के अंदर, और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट तो पाकिस्तान के अंदर अब मिलना मुश्किल हो गया। वो तो ये कहते हैं कि हम इन हाउस काम नहीं करेंगे, हमें आप लोग अपना काम दे दो, हम अपने घर से बैठ के काम कर देंगे। तो लोग इस टाइम पे अपने घर से बैठकर काम करना प्रेफर कर रहे हैं, अपने फैमिली टाइम दे रहे हैं, और स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जो इंसान काम सीखता है, जो एक्सपर्ट है, वो बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा कि मैं आगे जाके आपके पास जाके जॉब करूं। हाँ, सही है। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, अहमद से जानते हैं। अहमद, इस टाइम जो हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मंसूबे के हवाले से बात कर लेते हैं, वो अभी तक जो है वो उसको नहीं एक्टिव कर सके, क्या वजूहात हैं? देखिए, 6 साल का मंसूबा है, हाँ, जो आज तक कंप्लीट नहीं हो चुका। पुरानी हुकूमतें आप उनको देख लें, उनके भी दावे थे कि इस बार कर लेंगे, इस बार कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। 2017 में ये मंसूबा मुकम्मल होना था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन फंक्शनल नहीं की गई। 3000 से ज़ायद मुल्तान शहर में कैमरे लगने हैं, नहीं लगे, फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस। लाखों रुपए की लागत से ये मंसूबा तैयार किया गया था, करोड़ों रुपए की, सॉरी, जिसके बायस जो है ये मंसूबा आज तक नहीं, क्योंकि मुल्तान शहर में अगर 50% भी क्राइम हो रहा है ना, अगर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट क़याम पजीर हो जाता है, तो उसके बाद ये जो मंसूबे के तहत काफ़ी हद तक क्राइम जो है वो कंट्रोल होगा, क्योंकि हर चौकों पर, हर मेन रोड पर एक कैमरे हमारे पास होंगे। हम उसके ज़रिए जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको हम ट्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन हुकूमतें जो हैं, फंड्स, इस वक्त फंड्स बिल्कुल भी नहीं है, मंसूबा बिल्कुल रुक चुका है। आज इसको 7 साल हो गए हैं तकरीबन, ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर फेल है। हाँ। अब इसमें ना, अब करोड़ों रुपए की लागत से ना, अब शहर में 3000 कैमरे लगाए जाने थे, क्योंकि मुख्तलिफ 3000 से भी ज़ायद कैमरे हैं, नहीं लगे। मैंने जब SSP इन्वेस्टिगेशन से बात की तो उनका भी यही कहना है कि हमारे पास फंड होंगे तो इंशाल्लाह काम हम कर लेंगे, क्योंकि देखिए बिल्डिंग मेन होता है, बिल्डिंग वहाँ पर अब एडिशनल IG का ऑफिस बन चुका है उस बिल्डिंग में। अब एडिशनल IG के ऑफिस पर 2 बिल्डिंगें बनाई गई थी, एक डॉल्फिन फोर्स की और एक बनी थी सेफ सिटी की। अब जो डॉल्फिन फोर्स की बिल्डिंग थी उसमें एडिशनल IG के ऑफिस को शिफ्ट कर लिया है, अब उसी के साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग को भी फंक्शनलाइज नहीं किया गया, बिल्डिंग तो बन गई है, अब वहाँ पर भी करोड़ रुपए लगे हुए हैं, 7-8 मंजिला बिल्डिंग बनाई हुई है, लेकिन वो भी अभी तक कुछ भी नहीं है, खाली की खाली पड़ी है।
आला हुकाम को भी यही चाहिए कि फौरी तौर पर मुल्तान शहर में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मनसूबा है उसको फाल किया जाए, ताकि जो बढ़ते हुए क्राइम है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। जो मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद हैं जो दनदनाते फिर रहे हैं शहर में, उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके और उनको गिरफ्तार करने के लिए भी ये मनसूबा काफ़ी हद तक अहम है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम ये भी जान लेते हैं गुज़श्ता साल में तो कितने लाइसेंस के हवाले से, क्योंकि ये भी अभी हमारे बहुत एक समझ लें इस टाइम हॉट इशू चल रहा है लाइसेंस के हवाले से, क्या सूरत हाल चल रही है? मैं तो समझता हूँ तरीक की पहले दफ़ा ना ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इतनी बड़ी रिकवरी की है। तकरीबन 4 लाख मुख्तलिफ नौयत के चलान हुए हैं, जिसमें 18 करोड़ से ज़ायद इन्होंने नकदी जुर्माने वगैरह किए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं लाइसेंसों की बात करता हूँ तो लाइसेंस जो हैं इस वक्त 65,000 मुल्तान शहर के गुज़श्ता साल लाइसेंस बने, जिसमें 3 लाख से ज़ायद जो हैं वो लर्नर बने हैं तारीख में पहली बार। आज तक किसी भी साल में ये वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस तरह के जाके इक़दामात हुए। और उसके साथ अगर हम देखें मुतबादिल इसके हादसात के हवाले से, तो जैसे ही वज़ीर आला पंजाब ने, पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया तो मुल्तान शहर में हादसात की बड़ी वजह जो है कमी भी सामने देखी गई है। अच्छा, इस पर बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। वालेकुम सलाम। अफशा हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी अफशा? जी जी, मैं अपने बेटे के हवाले से पूछ रही थी। मेरा बेटा MBS कर रहा है साइंस में, तो उसको भी मैं यही कहती हूँ कि अपना टाइम वेस्ट ना करे, ये ऑनलाइन जो है काम तो ये करे। तो वो कहता मुझे कुछ समझ नहीं आती है, ऑनलाइन सारे फ्रॉड, सारा फ्रॉड। अच्छा ठीक है, तो आप जानना चाह रही हैं कि आपका बच्चा जो है वो ऑनलाइन के हवाले से है कि भाई किस तरह से कमा सकता है, कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको नहीं समझ आता ऑनलाइन किस तरह, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या करना चाहिए ऑन। देखिए, ये जिस तरह से मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं ना, तो ये जाहिर सी बात है एक मिथ क्रिएट हो गई है कि ऑनलाइन फ्रॉड है, और हो भी रहे हैं फ्रॉड। लोग 50-50 हज़ार 1-1 लाख फीस ले लेते हैं और उसके बाद सिखाते कुछ नहीं है, हासिल वसूल कुछ नहीं होता। तो आपने पहले अपनी डायमेंशन सेलेक्ट करनी है कि कौन सी ऐसी डायमेंशन है जिसके अंदर मैं एक्सपर्ट बन सकता हूँ, वो कौन सी है जिसके अंदर हमारे पास सोर्स अवेलेबल है। मतलब अगर आपके पास कोई आपके रिलेटिव्स हैं, कोई आपका जो दोस्त है, कोई आपका जानने वाला USA, UK, कनाडा कहीं पे भी रहता है, तो आप उससे कोलैब करें, उसके बाद आप काम सीखें। अगर आपने कोई सेलिंग करनी है, कोई अमेजोन पे काम करना है, ईबे पे काम करना है, इन चीज़ों पे काम करना है। उसके अलावा अगर आपने कोई वीडियो एडिटिंग करनी है, अगर आपने फाइवर पे अकाउंट बनाना है, तो वो अकाउंट आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर बना सकते हैं। तो आपने पहले अपनी डायमेंशन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने जाकर किसी मंजन सेलर के पास जाना है और जाके वहाँ से कोर्स करना है, क्योंकि वो कोर्स ठीक देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, प्रॉब्लम जो मेन आती है वो यहाँ पे आती है कि आप लोगों के पास आपके पास आगे का सोल्यूशन नहीं होता, अगले स्टेप्स आपको पता नहीं होते, वो लोग आपको बताते नहीं है। वो आपको अपने हद तक बिल्कुल ठीक बताते हैं, लेकिन जब आगे बात जाती है, जब आगे हम कह सकते हैं कि जब लोग अगला स्टेप की तरफ जाते हैं, तो वो अगला स्टेप आपको बताते हैं कि आप जाके क्लाइंट ढूंढ लो। अब आपको क्लाइंट नहीं मिलता, तो आपने वो काम आपने पहले करना है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्लाइंट को पहले देखना है। आप काम सीख लोगे, अगर आपके पास क्लाइंट है, अगर आपके पास बाहर का बंदा है, तो आप लोग जो भी काम उससे आप करना चाहो, कंटेंट राइटिंग करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, पहले आप उसको एंगेज रखो, उसके बाद आप कुछ सीखो। या फिर वो उस शख्स से आप कांटेक्ट करो जो ऑलरेडी काम कर रहा है और आपको वो आपसे चार्ज नहीं कर रहा कि मैं आपको कोर्स नहीं बेच रहा, आप मेरे पास आओ, मेरे पास मैं आपको इवन पे दूंगा। हमारे पास भी इवन हमारे ऑफिस के लिए हमें लड़के रिक्वायर्ड होते हैं कि यार हमें चाहिए होते हैं लड़के, हम लोग पे भी करना चाहते हैं, उनको सिखाना भी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अच्छे लड़के नहीं मिलते। तो लोग जो है वो इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाते हैं बजाय इसके कि वो प्रैक्टिकल काम करें। हमारे पास 2 साल अगर एक लड़का लगाएगा तो हम उसको इतना एक्सपर्ट बना देते हैं कि इवन दो कि वो हमारे सारे अकाउंट्स हैंडल कर रहा होता है, और उसको अकाउंट्स मिलने के चांसेस 100% हो जाते हैं। वही बात है ना कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। अच्छा, क्योंकि डिफरेंट है, जिस तरह अमेजोन हो गया, अब तो डिफरेंट आपकी वेबसाइट्स भी आ चुकी हुई हैं, तो आपने मतलब उस पर भी आपको सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली आप किस पे बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम जो अहमद से बात कर रहे थे लाइसेंस के हवाले से। जी अच्छा, तो 6500 लाइसेंस बने और 3000 से ज़्यादा लर्नर बने हैं जो तारीख में पहली बार हैं। अगर हम मज़ीद इसमें ऐड करें तो जो कम उम्र ड्राइवर्स के चलान हैं, गुज़श्ता साल 3100 से ज़ायद जो हैं वो चलान किए गए हैं कम उम्र, जिसके बाद जो है हादसात में भी काफ़ी बड़ी कमी देखी गई है। मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात जो हैं लाइसेंसिंग के हवाले से भी, जिनके लाइसेंस नहीं थे, हेलमेट नहीं पहनते थे या कुछ भी इस तरह से, टोटल 4 लाख उनके जो
और चलान जो है वो किए गए हैं। ठीक है, इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही बात कर रहे थे अहमद से, अहमद जुर्माने और चालान के हवाले से। अच्छा, लोग अभी भी हम देखते हैं जिस तरह अभी लोग जो है हेलमेट के हवाले से भी उनको जुर्माना वो कबूल होता है, चालान कबूल होता है, लेकिन वो हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते। अच्छा, साथ में उन्होंने बस एक ना ऐसे साथ में लटकाया हुआ था एक तोहफे के तौर पे, पता चल रहा हो कि हाँ जी बस हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो बस तक ये, हालांकि मैं पिछले दिनों भी मैंने इस पे बात की थी कि एक्सीडेंट होते हैं। मैंने एट अ टाइम 3 बंदों को गिरते हुए देखा और तीनों ने जनाब हेलमेट अपने साथ में रखे हुए थे, पहने हुए नहीं थे, और जिसकी वजह से एक की तो जान जो है वो खतरे में पड़ गई बहुत शदीद। तो लोग जो हैं इस पर अभी भी अमल दरामद जो है वो नहीं कर रहे। देखिए, अब तमाम जितने भी चीजें हैं, अब 4 लाख चालान हुए हैं ना, अब चालान के पहले जुर्माने थे 200 रुपए, ये लोग खुशी से करवा लेते थे। हाँ। 400 रुपए करवा लेते थे। अब जिसका अगर 2000 रुपये जुर्माना होता है ना, वो मैं देखता हूँ कंडीशन उनकी पता क्या होती है, वो बाइक लेके खड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले को कहते हैं कि अगर तूने मेरा जुर्माना खत्म नहीं किया मैं बाइक को आग लगा दूंगा। अच्छा, अब ये हालात ये हद करने इस्तेमाल करने हैं। तौबा, अपनी केयर करते नहीं है, दूसरों की भी जान। एक तो खास तौर पे लोडर रिक्शा जो है गैर कानूनी करार दिया हुआ है, ये जो रेड़े के साथ बाइक लगाए घूम रहे हैं, ये भी हादसात की बड़ी वजह बनती है। और ट्रैफिक सिग्नल्स मुल्तान में ना, कल ही मेरी सीटीओ मुल्तान से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या प्लान करने चाह रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स का बहुत बड़ा इशू है हमारे पे। उसने बताया, उसने कहा मेन कचहरी चौक पे तो हम ट्रैफिक सिग्नल्स बहाल कर ही नहीं सकते। क्यों? वहाँ पर रश ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम बंद करते हैं तो पाँव रखने की जगह ही नहीं होगी। हवा तो वैसे ऑलरेडी पार्किंग का इतना इशू है, तो 9 नंबर वाला भी बंद नहीं कर सकते। अगर 9 नंबर पर ट्रैफिक सिग्नल बहाल करते हैं तो जाहिर सी बात है जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होंगे तो वहाँ पर हादसात में भी कमी आएगी। अब देखें, ट्रैफिक सिग्नल्स का जो है मुख्तलिफ चौकों पर है, लेकिन लोग फॉलो ही नहीं करते। अब एसपी चौक पर है और लोग कहते हैं बस ठीक है, लगा होगा, फलाने कौन सा चल रहा था, हम भी गुजर रहे हैं। अच्छा, वो तो मेरे ख्याल में बहुत कम चलता है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन जितने खड़े होते हैं बेचारे, वो भी सम टाइम तो वो थक हार के ना कहते हैं ये आवाम नहीं सुधर सकती, वो साइड पे खड़े हो जाते हैं। 4-5 इकट्ठे खड़े होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, आवाम चाहे जो मर्जी कर रही है वो अपनी मर्जी से चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जुर्माने बढ़ रहे हैं। 9 तारीख तक मोहसिन नकवी साहब ने छोड़ दी है, पंजाब हुकूमत ने, कि 9 जनवरी तक जो है अपने आप को अगर मुल्तान की आवाम सुधार सकती है तो ठीक है, वरना 9 जनवरी के बाद जुर्माने भी बढ़ेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। एक और भी ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव दे दिया। पहले तो यकम जनवरी से शुरू होना था ये प्रोसेस। वैसे भी वज़ीर आला साहब बड़े मेहरबान हैं शहरियों पर, पंजाब के ख़ास तौर पर। तो उन्होंने पता नहीं शहरियों के ऊपर एक रहम और भी कर दिया कि यार चलो सुधर जाएंगे। अब लाइसेंस की फ़ीस भी बढ़ रही है, टिकट्स की फ़ीस। गुज़श्ता 5-7 दिन पहले काफ़ी इशू भी आ रहा था कि टिकट नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी एक पंजाब हुकूमत ने कहा जी अगर टिकट्स नहीं है तो आप उनको रसीद बना के दें, उनके साथ उनको जाहिर सी बात है अब कोई हर बंदा अपने साथ लेमोजीन तो लेके घूम नहीं रहा, तो हर आवाम भी गरीब है, इसमें गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, दरमियाना तबका भी रहता है। तो उन्होंने कहा जी आप इनको एक चिट बना के दे दें जो फार्म के साथ लगेगी। सही। अब उसके साथ लाइसेंस मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा इस बार रिस्पॉन्स आया है, लर्नर पे भी काफ़ी रिस्पॉन्स है। अब जिनके 3 लाख लर्नर बने हैं और 3 लाख में से कुछ नहीं 2 लाख तो बन ही जाएंगे ना लाइसेंस, बाकी जो हैं वो फिर दोबारा 42 दिन। अब दूसरा एक और इनिशिएटिव ले लिया पंजाब हुकूमत ने। अब पहले 42 दिन बाद होता था, अब इनिशिएटिव ये लिया जा रहा है कि 16 दिन बाद टेस्ट लिया जाएगा, ताकि शहरियों को जो है वो जल्दी जल्दी उनके लाइसेंस बनाए जाएं। और इसके साथ जैसे ट्रैफिक पुलिस का एक और भी अच्छा इकदाम सामने ये आ रहा है कि स्कूलों में एक रख रहे हैं सब्जेक्ट ट्रैफिक के हवाले से, उसके भी मार्क्स वगैरह होंगे, वो तमाम तरह उनको बताया जाएगा कि किस वे में जाना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, सीट बेल्ट बांधनी है नहीं बांधनी, किस स्पीड में बाइक चलानी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे रोडों पर लाइंस नहीं है। कोई भी मुल्तान का ऐसा रोड देख लें आपको लाइन नहीं मिलेगी। वो बाइक वाला पहली लाइन में चल रहा होगा, उसको नहीं पता वो बस रोड है, जाना है इस पे, और पीछे वो गाड़ी वाला आ रहा होगा, उसको उठाएगा, फिर वो कहेगा गाड़ी अलग ही गलत।
अच्छा, खैर ट्रैफिक रूल्स के तो कोई भी मुझे नहीं लगता कोई फॉलो करता है, और ना ही कभी किसी ने सिखाया है, क्योंकि घरों से ही हम तमाम जो है वो अपनी ड्राइविंग और अपने, अगर किसी ने बाइक चला, खैर छोटे छोटे बच्चे तो वो शुरू से ही घर में अपनी गली मोहल्लों में ही सीख जाते हैं और उसके बाद रोड पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करेंगे, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। नादिर मजहर हमारे साथ मौजूद है। नादिर से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर शहर औलिया मुल्तान में आज मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें तो मुल्तान शहर में जो सर्दी है उसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नए साल की आमद के साथ ही जो है सर्दी की जो है आमद उसमें भी इजाफा हो चुका है। मौसम काफी सर्द हो चुका है, खास तौर पर जो है खुश सर्दी जो है उसकी लहर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ जो मतला है अबर आलूद है, तो दूसरी तरफ जो ठंड है काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से जो शहरी हैं इस वक्त जो है इस ठंड को भी बड़ा एंजॉय करने के लिए जो है मौसम की इस ठंड को जो एंजॉय करने के लिए सड़कों पर निकल आए। इसके साथ साथ अगर आज आपको मुल्तान शहर के मोटरवे के हवाले से आपको आगाह करते चले तो मुल्तान शहर में जो है हद निगाह बेहतर होने से M4 मोटरवे जो है मुल्तान से खानेवाल तक तो तमाम ट्रैफिक के लिए खुली है, लेकिन M5 जो है मुल्तान में शेर शाह इंटरचेंज से जो है जाहिर पीर तक तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। महकमा जो है मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है कि जैसे ही जो है हद निगाह बेहतर होगा तो M5 मोटरवे को भी दोबारा तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा शहर भर की मुजाफात में जो है मौसम अबरलूद होने की वजह से जो सूरज है वो बादलों के गिर छुप चुका है और इस वक्त जो है शदीद ठंड में जो है इजाफा हो चुका है मुल्तान शहर में। आज भी अगर मुल्तान के दर्जा हरारत की बात करें तो मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो मुल्तान में आज 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 93% है। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। कई दिनों से जो मुल्तान में फिजाई आलूदगी की शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज भी जो है मुल्तान की अगर स्टैंडिंग की बात करें तो मुल्तान आज फिजाई आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा जो मौसमियात है उसका कहना है कि सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा और महकमा सेहत की तरफ से शहरियों को भी अलर्ट जारी किया गया है कि इस सर्दी में खासतौर पर जब बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और जो है गर्म मलबूसात का जो है इस्तेमाल लाजमी करें ताकि किसी भी किस्म की बीमारी या नाखुशगवार वाकये से जो है ना सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ महकमा माहौलियात का कहना है कि मुल्तान की जो आबो हवा है वो काफी आलूदा होती जा रही है, तो शहरी जब घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर भी ना निकलें। इसके अलावा महकमा मौसमियात का यह कहना है कि मुल्तान में जो सर्दी की लहर इसी तरह बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में खुश सर्दी में भी काफी हद तक इजाफा हो जाएगा और दूसरी जानब जो धुंध है उसमें भी इजाफा होता जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नादिर मजहर आपका। और इसके साथ ही जी हम बात कर रहे थे कि लाइसेंस के हवाले से, और उसके साथ साथ जो है हम बात करते हैं ऑन ये बताएं कि सबसे पहले जो है आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत होती हैं, मतलब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताओ। इंग्लिश लैंग्वेज भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर आ गया, क्योंकि हम भी स्पेनिश लोगों से भी बात कर रहे होते हैं, हम रशियन से भी बात कर रहे होते हैं, मतलब गूगल ट्रांसलेटर हमें काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा। तो बात वही है कि आपके पास एक थोड़ी बहुत स्किल्स होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पढ़े लिखे होने चाहिए। इवन मैट्रिक भी अगर आपने किया हुआ है ना तो आप लोग कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं नहीं कहता कि लैंग्वेज मैटर करती, क्योंकि हम अरबिक लोगों के साथ भी बात कर रहे होते हैं। अब हमें अरबी तो कभी हमने कुरान के अलावा पढ़ी ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम अरबिक के साथ भी एक क्लिक के ऊपर ट्रांसलेट हो जाती है सारी चीज़ें। तो मतलब ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर आपके पास आप कहते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली तो ये कहते हैं कि जाहिर सी बात है अपने बाहर के क्लाइंट से बात करनी है तो उसके लिए आपकी इंग्लिश होना बहुत अच्छी नहीं, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है ना, अगर आप बेसिक इंग्लिश है, अगर आप गूगल को कमांड देना जानते हो, मतलब थोड़ी सी आप, अगर आपको इंटरनेट का नो हाउ है पड़ी और आप समझते हो कि अगर हम इस चीज को लेके चल सकते हैं तो आप इससे मतलब बैरियर नहीं हम कह सकते। ठीक है, मजीद इस पे बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी हम जान रहे थे ऑन से ऑन क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बेसिकली इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। उसके साथ मेन चीज़ आपका क्लाइंट है पड़ा। अगर हमारे काम में देखें क्यों हम eBay के ऊपर काम कर रहे हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक मार्केट प्लेस तो पाकिस्तान के अंदर भी है, यहाँ पे भी आप लोग काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा इशू आएगा कि आप सिर्फ मुल्तान की हद तक कर सकते हो या अपने सराउंडिंग्स की हद तक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग नहीं है। जो हम यूएसए मार्केट प्लेस के अंदर काम करते हैं वहाँ पर शिपिंग होती है, वहाँ पर वो हमें शिपिंग फी देते हैं, हम उनके घर डिलीवर करवा देते हैं। सही। तो इस वजह से ये है। उसके साथ साथ टिकटॉक शॉप आजकल लेटेस्ट लॉन्च किया है यूएसए के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी है लेकिन यूएसए के अंदर जो है वो शिपिंग के साथ है। तो हमारा काम शिपिंग वाला होता है, क्योंकि हमने जाके डिलीवर तो कर नहीं सकते हम, तो इसलिए ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के, मुल्तान के अंदर बैठ के भी लोग कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। मेरे इवन दोस्त टिकटॉक शॉप के ऊपर कर रहे हैं और उनके तकरीबन। वो क्या है टिकटॉक शॉप? टिकटॉक शॉप मतलब टिकटॉक के ऊपर जिस तरह से आप एड्स देख रहे होते हैं वो प्रॉपर शॉप्स बनी हुई होती है ना, उसके पीछे एक पूरी प्रॉपर शॉप होती है, वो एड्स रन करते हैं। आके आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, दरमियान में आपको कोई प्रोडक्ट नजर आ जाती है।
तो उसको आप परचेज करते हो तो उसके पीछे एक पूरी शॉप होती है, एक पूरा बंदा होता है और एक पूरी टीम होती है। सही। तो उस उधर से ये लोग, मेरे फ्रेंड ने तकरीबन 20-22 लाख की सेल्स की है पिछले महीने के अंदर टिकटॉक शॉप के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए PKR के अंदर। सही। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर भी अब ट्रेंड चल चुका है। और ये जो साइट्स हैं ये आपको आप प्रोडक्ट बेच के देती हैं, अगर आप इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, टाइम देते हो ना, तो ये आपको कस्टमर ढूंढ के देती हैं। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है, एक USA की मार्केट है जिधर 30 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान के अंदर भी 22-25 करोड़ की आबादी है। और पाकिस्तानी भी अब ऑनलाइन जो है वो परचेजिंग करने लग गए हैं। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर रुझान बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आपने बाहर का कोई क्लाइंट आपने करना हो, जाहिर सी बात अगर पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं आप चाह रहे हैं कि जी बाहर का क्लाइंट हो, आप उसको कोई चीज़ जो है वो सेल करते हो, कुछ भी इस तरह का, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या करना चाहिए? देखिए हम जिस तरह से करते हैं ना वो अगर जिस तरह आपका तो था कि आपके मामू वगैरह के रिलेटिव्स हैं कुछ भी, तो अगर जिसका कोई रिलेटिव नहीं, जिसने अभी न्यू यूँ समझे ना बिगनिंग में, उसे कोई पता नहीं है कि एक्चुअली करना क्या है, किस तरह से आपने जो है वो मार्केटिंग करनी है, उस हवाले से बताइएगा। उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि फेसबुक के अंदर होते हैं तकरीबन 5000 फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, आप 5000 लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप इधर अपने दोस्तों को, चाचा मामा ताया को फेसबुक के ऊपर भर लें, आप 5000 USA के लोगों को ऐड कर लें, उसमें उधर जाके अपने काम अपलोड करें, जो आप काम करते हैं, जिस तरह का भी काम करते हैं, तो एटलीस्ट एक ना एक बंदा उन 5000 में से आपसे एंगेज हो जाएगा, आपसे इंस्पायर हो जाएगा और अब आपको अकाउंट देने के लिए तैयार हो जाएगा। और जो काम है जिसके अंदर $100-200 रिक्वायर्ड होते हैं, और वो वहाँ पे बैठे लोगों के लिए कोई मैटर नहीं करता 100-200, उनके तो 2-3 घंटों की कमाई होती है $100-200। सही। तो वो $100-200 भी आप पे इन्वेस्ट करेंगे, आपको अकाउंट भी देंगे, तो आप इस तरह से भी अकाउंट ले सकते हो। बाकी डिफरेंट ग्रुप्स भी बने हुए फेसबुक के ऊपर हैं पड़े, और आप इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो, इनको फॉलो कर सकते हो, डायरेक्ट एक प्रोफेशनल सा मैसेज बना के आप लोग इनको सेंड करो कि आप हमारे साथ कोलैब करो। लेकिन बेसिकली इससे पहले आप काम सीख लो, फिर काम सीख लो, तो ये उसके बाद की बात है। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला है तो वो तो वेल एंड गुड है ना, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये एक रोड मैप है कि इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फाइवर पे अकाउंट बनाना है, फाइवर के थ्रू भी आप कर सकते हो कि आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, आप वेब डेवलपिंग करते हो, या कोई भी काम करते हो ना, तो उसके लिए आप फिर फाइवर का यूज कर सकते हो, अपवर्क है पड़ा, और दीगर और भी सोशल वेबसाइट्स हैं पड़ी जो प्रॉपर आपको काम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सी वेबसाइट जो है वो ज्यादा यूज हो रही है? पाकिस्तान तमाम ही हो रही है वेबसाइट्स तो फाइवर पाकिस्तान में तो नहीं होती, फाइवर इस तरह की वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर जो है वो दराज काफी चल रहा है, दराज के ऊपर बहुत लोग सेलिंग कर रहे हैं और बड़ी अच्छी सेलिंग कर रहे हैं। इसी वजह से दराज काफी ऊपर भी आ गया, और भी काफी वेबसाइट्स हैं, लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं और उसके थ्रू भी सेल कर रहे हैं लोग। अच्छा, अमेजोन भी आया है, अमेजोन पे तो फिर कुछ जाहिर सी बात है हमारे कुछ इस तरह के भी थे कि जिन्होंने फ्रॉड की वजह से जो है। नहीं, अमेजोन का एक इशू जो है ना वो ये है कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग तो करने नहीं देता, और उसके लिए जो अमेजोन करते हैं हम, वो जिस तरह से उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं वो तकरीबन 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वो मतलब बहुत ऊपर की गेम है, क्योंकि अब छोटे यूजर को तो अमेजोन ने बिल्कुल साइड पे कर दिया है। और अमेजोन नहीं चाहता कि उसके पास कोई नया बंदा आए, छोटा यूजर आए, और जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, वो अमेजोन के साथ आकर काम करें, क्योंकि अमेजोन जो है वो $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। तो वो अब छोटे यूजर्स को एंगेज करना चाहता ही नहीं है, इसीलिए उनकी इस तरह की पॉलिसी बना दी गई है उनके लिए। उन्होंने जो बनाई है पॉलिसीज वो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि छोटे यूजर को उन्होंने रोंद के रख दिया। तो अमेजोन पे तो मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करूंगा कि वो अब सोचे भी सही अमेजोन करना। बाकी आजकल ईबे की मार्केट प्लेस बहुत अच्छी जा रही है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर दराज चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग फेसबुक से भी अर्न कर रहे हैं, OLX से भी अर्न कर रहे हैं। तो मतलब कि अब जो चीज़ें लोग अपनी दुकान के ऊपर रख के बेचते थे वो चीज़ें अब ऑनलाइन बिकना शुरू हो गई हैं। तो इसका रुझान आने वाले वक्तों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर बढ़ेगा। जिस तरह से लोग कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया, उसी तरह से लोग अब खरीदेंगे भी सही। लोग इंस्पायर होंगे, लोगों को बार बार एड्स दिखाई जा रही हैं, एड्स से लोग, जाहिर सी बात है बाहर भी अगर हम जाते हैं, अगर किसी मार्ट के अंदर जाते हैं, तो अगर हम एक चीज़ लेने जाते हैं तो हम 10 लेके आते हैं। इसकी रीज़न ये होता है कि हमारे सामने चीज़ें आती हैं और हम खरीद लेते हैं, और अगर हमारे सामने चीज़ें वही सोशल मीडिया पे आएंगी और सोशल मीडिया पे एड्स आएंगी तो हम वहाँ से खरीद लेंगे। तो इसी वजह से आप अगर टिकटॉक शॉप पे भी अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो वो प्रॉपर वे में काम स्टार्ट कर सकता है। और इनका सबसे बड़ा जो बेहतर फ़ायदा जो होता है ना इन चीज़ों का, वो ये है कि आपने अगर पाकिस्तान के अंदर फिजिकल शॉप बनाने तो आपको बहुत बड़ा मार्ट बनाना पड़ेगा, आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको दुकान को पूरा फिल करना पड़ेगा, उसको अच्छा दिखना चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स की जो शॉप होती है उसके लिए आपके पास अगर 10 आइटम भी है ना, अगर आपके पास 1000 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट है तो आप अपनी 10 आइटम खरीद के उसको आप लिस्ट करके उसको आप एडवर्टाइज करके सेल कर सकते हो, और किसी को नहीं पता कि आपकी दुकान के अंदर, आपके घर के अंदर कितनी चीज़ें पड़ी हैं। आप उसको 1000 की इन्वेंट्री भी लिस्ट कर सकते हो, आपके पास बेशक 10 भी हो। सही। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती ऑनलाइन के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे मजीद भी जानते हैं, हमारे साथ लाइन पे हैं जी मोहम्मद कैसर नदीम साहब, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और तजियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैम। जी वालेकुम।
मुझे इनकी आवाज जो है वो नहीं आ रही इस टाइम, बिल्कुल बहुत कम आवाज आ रही है। कैसे आप हैं लाइन पे हमारे साथ? जी मैं लाइन पर हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है पाकिस्तानी टीम जो है वो हमारी खेल रही है, इन टेस्ट मैचों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है? जी पाकिस्तान की जो ओवरऑल कारकर्दगी है वो तो जाहिर है बड़ी मायूस कुन है और दोनों टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल आराम से पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार किया है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मुझे नजर आ रही है कि इनका जो फिटनेस प्लान था वो बिल्कुल नाकाम हुआ है। खुर्रम शिजाज जिन्हें इन्होंने डेब्यू कराया उसने परफॉर्म भी किया लेकिन अनफिट हो गए और इस वक्त उन्होंने स्पिनर्स को बुलवाया था पाकिस्तान के, फेदी नुमान अली भी गया और बाकी भी, तो लेकिन वह हुआ यह है कि इन्होंने स्पिनर्स का तजर्बा ही नहीं किया। इब्रार जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में 2021 दिसंबर 2021 में बड़ा शानदार डेब्यू किया और इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को उड़ा के रख दिया था, पूरी सीरीज की आखिरी दो टेस्ट मैचेस खेलने का मौका दिया गया था, वो टीम के साथ रहे लेकिन उन्हें आजमाया अब तक नहीं गया और इन्होंने अब तक जो डिपेंड किया है वो इन्होंने किया है सिर्फ फास्ट बॉलर्स पर और हमारी जो फास्ट बॉलर बैटरी है वो भी चार्ज नहीं लगती, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना बड़ा क्राइसिस का शिकार हुआ है और इसके अलावा ओपनर्स का इशू वैसे का वैसे ही चल रहा है। इमामुल हक को देखें कि मुसलसल खिलाफ हो रहे हैं, दो टेस्ट मैच की चारों इनिंग्स में उनका कोई भी काबिल जिक्र जो है ना कारकर्दगी के सामने नहीं आई। इन्हें इस दफा आखिरी टेस्ट मैच में ओपनर्स को भी तब्दील करना चाहिए और देखें जब सीरीज हम हार चुके हैं अब प्रेशर तो वो है नहीं कि सीरीज जीतने का या हारने का वाला तो प्रेशर है नहीं, अब इन्हें चाहिए कि डू और डाई की बजाय बिल्कुल ये जारहाना अंदाज में सामने है और अपनी जो है परफॉर्मेंस को शो करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं टीम में उस तरीके से प्लानिंग नहीं की हुई, बॉन्डिंग नहीं है, क्या रीजंस हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन पे हमेशा से ये पाकिस्तानी टीम पर खौफ रहा है। इवन के जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ इस तरह के बड़े शानदार जो परफॉर्म्ड प्लेयर्स भी मौजूद थे उस वक्त भी इनके जहन पे एक दबाव होता था कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सकते। हालांकि उससे पहले अगर हम 70s में देखें पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है कि 1 रन देकर सरफराज नवाज ने 7 विकेट हासिल की थी, तो उस जज्बे की हमें इसमें कमी नजर आती है और जो क़यादत जो भी गई है वो सबसे पहले जो है ना वो ज़हनी तौर पर ना मफलूज लगती रही है और मखलूक लगती रह गई है, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा इशू है। और दूसरा इस दफा तो हमने कप्तान ही एंड सीरीज के मौके पर तब्दील किया है और देखें इस सीरीज में बाबर आजम का तो करेक्टर ही नजर नहीं आ रहा, जो वो परफॉर्म किया करते थे वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कि बाबर आजम है कहाँ पर। और दूसरी तरफ ये है कि इस किस्म की सूरत हाल में जो इशूज सबसे बड़ा इशू सामने आया है वो ये है कि मोहम्मद हफीज ने जो यहाँ पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी टेस्ट में जो पिछला टेस्ट मैच था मोहम्मद रिजवान के, वो इनकी बुखलाहट का भी एक नतीजा लगता है, जिससे ये लग रहा है कि अगर इनको वहाँ बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं, एक मैच के एक बैटर के फैसले को लेकर ये बात कर रहे हैं, तो बाकी टीम क्या कर रही थी? बाकी भी तो 10 प्लेयर थे ना और 5-6 जो हमारे पक्के बैट्समैन थे वो क्यों नहीं चल सके? इस चीज को इन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी जो सूरत हाल चल रही है और जिस तरह बॉलर्स हैं वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, फील्डिंग भी अच्छी नहीं जा रही, तो फिर क्या आगे सूरत हाल हो सकती है पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम के हवाले से? इन्हें बॉलिंग में स्पिन और फास्ट का कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए और जो प्रॉपर स्पिन बॉलर हैं उनको चांस देना चाहिए और ओपनिंग पेयर को ना तब्दील करना चाहिए। और भले ये भी कर सकते हैं कि जो भले अगर इमामुल हक को खिलाना वाकई बहुत जरूरी है तो उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें, अदरवाइज लग रहा है कि ये जिस सीरीज में जो दो टेस्ट में नहीं चल सका वो ऑफ कलर ही है और ऑफ कलर बैटर को खिलाने का क्या फायदा। और इस तरीके से बड़ा नाम भले इमामुल हक की सेंचुरी भी है, सब कुछ है, परफॉर्मेंस भी है, लेकिन हमने तो ये देखना है कि इस सीरीज में इमामुल हक मुसलसल नाकाम है और उनकी जगह दूसरे ओपनर को खिलाना चाहिए। और जो अच्छा दूसरा हमारे पास बरारुल हक भी है और उनके बारे में देखा भी जा रहा है, जो वायरल वीडियोस भी हैं उसमें उन्होंने इसमें उनकी नेट प्रैक्टिस में उनको काफी टाइम दिया है, जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान इस मरतबा स्पिनर्स को भी चांस देगा। अच्छा, शाहीन अफरीदी के हवाले से भी बात करेंगे, इस टाइम उनकी परफॉर्मिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, असल में इशू जो है कि इस दफा जो इन्होंने कप्तान तब्दील किया और उन्हें अगली सीरीज के लिए जो कप्तान बनाया, बहरहाल अगरचे वो इस तरह से वो शो नहीं कर रहा
लेकिन बहरहाल उन पर ये एक दबाव तो बहरहाल ये भी है कि मैं कायद भी बनने वाला हूँ अगले न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज में उसमें भी मैंने कप्तानी करनी है। और इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान की जो टीम वर्ल्ड कप में जिस तरह बुरे तरीके से नाकाम हुई और उससे पहले एशिया कप में जिस तरीके से बुरी तरीके से नाकाम हुई, उसके असरात बहरहाल शाहीन अफरीदी एज ए फास्ट बॉलर ले रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे टॉप का बॉलर है पाकिस्तान का, और जिससे कहा जाता था कि यही शाहीन अफरीदी है जो पाकिस्तान को सीरीज जितवाएगा, लेकिन उन्होंने इसको दबाव लिया है जिसके नफसाती असरात उनको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को भी पता था कि पाकिस्तान को अगर हमने जेर करना है, उनको हराना है, तो और उसमें सबसे अहम चीज है कि हमने शाहीन अफरीदी को टारगेट करना पड़ेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है इस टाइम बहुत ज्यादा रिलैक्स है? जिस तरह हम कहते हैं कि दबाव का शिकार है, लेकिन जब उनकी हम लोग देखते हैं सिचुएशन तो सवाल सत्तर तो कहीं से नहीं लगता कि ये दबाव का शिकार है। देखें, वो जो गेस्चर है, यकीनन आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। जब इसके अलावा एक अहम फैक्टर जो मैं बात करना अभी तक नहीं की, वो ये है फील्डिंग का। जब स्लिप में अब्दुल्ला शफीक 2 कैच ड्रॉप करेंगे, एक बैटर जो है ना 90 कर जाएगा और एक बैटर वार्नर सेंचुरी कर जाएगा, तो फिर आप बताइए कि वो कहा भी ये जाता है कि कैचेज इन द मैचेस। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता, और फिर कप्तान का को चाहिए था कि उनको रिप्लेस करता, उन्हें अनकंफर्टेबल फील करता हुआ, उन्हें उनकी पोजीशन को तब्दील करता और उनसे बेहतर बैल लेके आते या किसी और को भी खड़ा कर देते, तो ये पोजीशन ना होती। और इसका भी दबाव बहरहाल अब्दुल्ला शफीक को भी तो ले रहे हैं ना, भले उनकी एक आध 50 है, लेकिन ओवरऑल उनको भी रियलाइज होता होगा कि मेरी वजह से पाकिस्तान आ रहा है। तो इस तरीके से पाकिस्तानी जो टीम है वो दबाव में आ गई है। और भले लगे या न लगे, एक तो नफसियाती दबाव कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सके आज तक और सीरीज में नहीं जीत सके, और दूसरा ये कि जो है ना हमारी जो ये टीम है ये माजी के जो टीमों की तरह तो है ही नहीं। और जब ये सीरीज में खेलने के लिए गई है तो इसके पीछे एशिया कप की बदतरीन नाकामी और वर्ल्ड कप की बदतरीन नाकामी, और दूसरा ये कि एक अहम चीज ये भी है कि पाकिस्तान ने एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया की जब टीम बन रही है तो यहाँ पर तो ये नहीं पता कि सिलेक्टर कौन होगा, टीम सिलेक्टर कौन होगा, सिलेक्शन कमेटी तब्दील कर दी जाती है। मतलब आप ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आने वाला जो टाइम है उसमें इनको मजीद प्रैक्टिस की और मजीद इनको अपने आप को भी फिट रखने की जरूरत है ताकि ये अच्छा परफॉर्म कर सकें। लेकिन जी अगर मैं ये कहूं कि अगर आखिरी टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 70% उसके मैच हाथ में, मैच शुरू होने से भी पहले, ये गलत इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तानी टीम जिस उसमें दबाव में जा चुकी है, जिस पोजीशन में जा चुकी है, सीरीज आ चुकी है, अब उसके जहन में बाला मोहल्ला ये पॉइंट भी होगा कि कहीं हमें तीसरा टेस्ट मैच हार के हम जो है ना क्लीन स्वीप ना हो जाए। भारत ये चीज फैक्टर तो है ना, इससे बचने के लिए, इस हजीमत से बचने के लिए पाकिस्तान को भारत स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। सही सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और पाकिस्तानी टीम के हवाले से आपने बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर भी की। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसके साथ ही क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, देना चाहेंगे आप ऑन? यही देना चाहूँगा मैं तो कि आजकल जो डिजिटल दौर आ रहा है तो आप पाकिस्तान के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स की जान छोड़ें और डिजिटल दौर के अंदर आप ऑनलाइन ही काम करें और आप अपनी शॉप्स को ऑनलाइन शिफ्ट करें। अगर आपकी कोई फैमिली बिजनेस है या कोई भी ऐसा बिजनेस है जो आप फिजिकली कर रहे हैं उसको आप डिजिटली शिफ्ट करें तो आप मेरे ख्याल से 10x या 100x अपने बिजनेस में ग्रोथ देखेंगे लाजमी तौर पे। सही। और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और इसके साथ ही अहमद आपका भी बहुत शुक्रिया। क्राइम के हवाले से और पुलिस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बात हुई। नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे वसेब की एक पहचान है, जनाब सईद ज़मीर हाशमी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पेन इंक आर्ट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत मेहरबानी आपकी। और उसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो है जी आरिफ गफ्फार खोखर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम इनकी शायरी भी सुनेंगे और साथ साथ जो है हम ज़मीर साहब से इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे, इनकी लाइफ के हवाले से भी बात करेंगे, आर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम जो इनका काम है माशाल्लाह से इतना खूबसूरत काम है, यकीन करें अभी मैंने कुछ इनकी जो है स्केचेस वगैरह देखे हैं, इतने खूबसूरत बने हुए हैं जो कि हम अभी आपको जो है दिखाएंगे भी सही कि किस तरह से जो है वो काम कर रहे हैं। सर, आपकी जो जर्नी रही, सबसे पहले आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी। बड़ी सादगी सी है कि मैं यहाँ से सन 72 में कराची गया तो वहाँ तालीम के सिलसिले में
तो एक दोस्त से जो है मैंने थोड़ा बहुत जो है इसकी ड्राइंग के जो है पॉइंट्स मैंने पता की कि कैसे बनाते हैं लाइनिंग वगैरह से। उसके बाद फिर सन 78 में मेरी जॉब हो गई आर्कियोलॉजी के अंदर। इसी दौरान मैं जो है स्केचेस भी जो है बनाने लग गया था डाइजेस्टों के अंदर ही। सही। और मैं तकरीबन कोई 20 साल कराची में रहा, तो मुझे यहाँ 30 साल यहाँ हो गए। मैं तकरीबन इस काम में 45 साल हो गए हैं। और अच्छा। कराची के हर मैगजीन के अंदर बड़े छोटे में डाइजेस्टों में मैंने सब में काम किया। अब चूँकि काम डाइजेस्टों में मतरूक हो गया है बहुत। हाँ। चूँकि ये एक तस्वीर अगर छोटी तस्वीर देखें तो तकरीबन एक हफ्ते में बनती है, और जो बड़ी तस्वीर है वो जाके 8-10 दिन में बनती है। सही। अब वो डाइजेस्टों की इतनी अशात है ही नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। तो अब आजकल बस वो जो अपने वसेब के है, मुल्तान के है, कल्चरल सकाफत और जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट्स वगैरह, उसको पेंट कर रहा हूँ। सही। तो यही जर्नी है मेरी जिंदगी की। सही। कैसी बेहतरीन गुजरी माशाल्लाह, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको ये तो गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, अल्लाह की तरफ से अता की गई। गॉड गिफ्टेड है। इसमें एक बड़ी उसकी बात है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मुझे सिखाने वाला नहीं है। सही। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से जो है मैं चलता रहा, 45 साल के बाद अब ये शक्ल निकली है मेरे फन की कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि सिर्फ मैं ही ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ अपने वसेब के लिए कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, मुल्तान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुल्तान का मुझ पे कर्ज है, मेरी मट्टी का मुझ पे कर्ज है। कहते नहीं ये जज्बा या अपने मट्टी से प्यार करना, अपने वतन से प्यार करना, उसका इजहार जो है वो आप अपने तरीके से ही कर सकते हैं। अब ये जो मट्टी है ना, इसका एक अजीब सी लज्जत है, माँ से और मट्टी से आप वो नहीं छुड़ा सकते, कि दामन नहीं छुड़ा सकते, माँ हो या मट्टी हो। अब ऐसा होता है कि आप कहीं रहते हो, पैदाइश हो आपकी, और आप 20 साल 10 साल बाद वहाँ जाएं तो दिल करता है कि उस मट्टी को चूमे जाके इंसान। हाँ। जहाँ से हालांकि आपके इतना टाइम नहीं गुजरा होता, सिर्फ पैदाइश ही होती है, लेकिन उनसे इतनी मोहब्बत और इतना उन्स होता है कि इंसान रह ही नहीं सकता। तो मैंने यही सोचा कि मुझे जो मेरी जॉब थी सरकारी, वहाँ से तो मैं रिटायर हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब इस फन को क्या करूं। हाँ। क्योंकि जो पहले मैं करता था मजबूरी में करता था, बच्चों की रिस्क रोटी के लिए करता था। सही। अब मैंने उसका एक यही नेमुल बदल सोचा है कि अपने वसेब को पेंट करूं, उनके दुख सुख, उनकी भूख अफलास, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ लोगों के सामने हों। आप कोई भी चीज, किसी चीज को आप आम जाते हुए देखते हैं, महसूस नहीं करते, लेकिन जब आप तस्वीर में पेंट देखेंगे तो आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये भी होता है, ये भी होता है। मैंने अभी खुद बिल्कुल अभी मैंने इनका देखा। आप काइंडली ये दिखाइएगा भी सही, आपका इनका इतना खूबसूरत काम है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत। ये किसी जमाने में हमारे ये एक शान होती थी मेलों की, ठेलों की, कि ये वहाँ पर घोड़ा डांस जो हुआ करता था। हाँ। और उसको मैंने पेंट किया है। एक यादगार तस्वीर है, जब ये छप जाएगी किताबों में, उसमें ये हजारों साल महफूज रहेगी। सही बात है। हम मिट जाएंगे लेकिन किताबें नहीं मिटा करती, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है, ये जिंदा रखती हैं आपके फन को। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कितना खूबसूरत है, अगर बिलाल इनको दिखा रहे हैं ना जिस तरह से हम देखते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ इनका और काम भी है जो कि मैं आपको दिखाऊं कि हमारे मुल्तान की मशहूर जिस तरह किला जो के हवाले से शाहरुखने आलम दरबार का इन्होंने बहुत खूबसूरत स्केच बनाया हुआ है, जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे भी साथ साथ। देखिए जी माशाल्लाह, ये हजरत शाहरुखने आलम का मज़ार है, और ये कहते हैं कि ये 100 साल पुराना, जो मुझे इसका रेफरेंस मिला है, हाँ। ये 100 साल पुराना है। अच्छा। जो इस वक्त जो है वो अब नया एक कंस्ट्रक्शन किया गया, ऊपर से जो है टाइलें लगाई गई हैं। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, ये 1800 या ऐसे कुछ है। ठीक हो गया। हाँ, मतलब ये इतना पुराना है, इतना 150-100 साल पुराना गालबन है। तो उसको मैंने पेंट किया है। अब ये एक यादगार रहेगी। ये चीज अब नहीं है ये, क्योंकि अब ये चेंज होगी, ऊपर से छोटी छोटी टाइलें लगा दी गई है, लेकिन ये महफूज हो गया है। मैंने उसको अपने तौर पे कोशिश की है कि मेरे मुझ पे जो कर्ज था मैं उसको उतारूं।
सही, माशाल्लाह से। अच्छा, एक और भी इसी तरीके से, ये भी सेम ही है। हाँ, ये हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ना, ये भी हजरत शाहरुख ने आलम है। शाहरुख ने आलम ही है। ये किसी जमाने में खैर ये बंदा फौत हो गया। अच्छा। ये यहाँ पर वो चिड़ियों के लिए या कबूतरों के लिए दाना जो है सही, ये बेचा करता था। दानों की बिल्कुल ऐसे ही जी बिल्कुल, ये जो है सही। तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आपने ये जो काम किया हुआ है, और मैं नहीं समझती आज तक मैंने इतना टाइम शोज किए हैं, कोई इस तरह का बेहतरीन काम मैंने देखा हो, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी हैं? हाँ जी, ये है जिस वक्त हमलावर आते थे, एक जंगें होती थी जिसमें वो भी है, सिकंदर भी है, महमूद गजनवी हैं, बहुत सारे जो लोग आया करते थे। हाँ। तो ये मुल्तान के ऊपर जब हमलावर होते थे, ये उसकी उस वक्त की जंग की एक तस्वीर है ये। सही। अच्छा, ये माशाल्लाह से आपने इतना काम किया, थोड़ा सा मुझे इस काम के हवाले से बताइएगा, ये किस तरह से किया जाता है? ये है क्या पिंक आर्ट? इसको पेन एंड इंक कहते हैं। हाँ, सॉरी, पेन से इसे बनाया जाता है। हाँ। और ये जो इंक इस्तेमाल होती है ये वाटर प्रूफ होती है। ठीक है। ये मिटती नहीं है, ये उसे पानी से भी नहीं, ये बड़ी देर तक रहती है। तो मैंने कलर काम नहीं किया, मैंने इस पे, चूंकि मुझे ये खूबसूरत लगता है ये काम, और ये इस मीडियम का सबसे मुश्किल तरीन काम है। बिल्कुल ऐसी ही है, ये इतना आसान नहीं है जितना हमने मतलब देख रहे हैं। इसके अंदर जो चीज गलत हो जाए ये दोबारा ठीक नहीं हो सकती। लेकिन कलर का ये होता है कि आप पूरा का पूरा कलर चेंज कर दें, दूसरा बना दें। हाँ, उसके ऊपर सही। आपको एक कलर अच्छा नहीं लग रहा, उसकी आपकी आंख, पलक, नाक होगी, उसके ऊपर पेंट करके उसको आप दोबारा बना। लेकिन ये जो एक लाइन लग गई है, ये लग गई है। सही। तो ये परफेक्शन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि ये मुझे 45 साल हो गए हैं। तो अब उसके बाद ये आके ये शक्ल बनी है कि मैं अब उसमें गलती के चांस कम होते हैं। सही। क्योंकि पहले इसका सिलसिला भी अजीब है कि पहले जो मुझे रेफरेंस अच्छा लगता है, हाँ। रेफरेंस जरूरी लेना होता है कि मैं वो आर्टिस्ट नहीं हूँ कि जी दरिया के किनारे जाके बैठ गए, 1 महीना वहीं बैठे रहे और लगाए, वो अब सिलसिला दुनिया हाँ, सही बात है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास अब टाइम, जो बंदा फारेगा उसके पास भी टाइम नहीं है। हाँ, सही बात है, ये हकीकत है। तो पहले वो उसका सिलेक्शन कर लेते हैं, उसका रेफरेंस का, उसके बाद ड्राइंग करते हैं, फिर ड्राइंग एक रफ ड्राइंग होती है, हाँ। पेंटोग्राफ से, इनलार्जर से, फिर इसको फेयर करते हैं, फेयर के बाद फिर ये इस पे ये होता है, पेन वर्क होता है, फिर ये शबाहत निकलती है। इसमें से कागज के ऊपर आप ब्लैक करते चले जाएंगे, बीच में से निकलती चली आएंगी ये तस्वीर। और ये एक जो तस्वीर है, इसके ऊपर मैं नहीं कह सकता कि शायद गिनती की करोड़ों या लाखों लाइनें हैं, लाइनें हैं। सही। और जो तस्वीर, जब ये तस्वीर है ये तकरीबन कोई 20 दिन में बनी है। अच्छा। अब आप मुझे बताइए, डेली की मैं अगर 2-3 घंटे भी लगाऊं तो कितने जाके वो पड़ता है हिसाब किताब। तो आप मतलब ये एक अगर आपने तस्वीर बनानी तो उसमें आपके जो है वो 20 से 25 दिन, हाँ, बड़ी तस्वीर जो है वो बनी 20 से, छोटी जो है वो हफ्ते में बन जाती है, इस वजह से। ठीक है, मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ ही जो है हम आपसे जानेंगे आपकी जर्नी कैसी रही, शायरी का आगाज कैसे किया? जी बस ये भी एक शौक लगा है मुझे। तो जो है ना, मैं तकरीबन सराइकी और पंजाबी शायरी करता हूँ। अच्छा जी। तो कैसे आपको जो है वो आपने पहला शेर जो है वो सराइकी में ही आपने? जी सराइकी में। उर्दू में बहुत काम करता हूँ क्योंकि हमारी मादरी ज़बान जो है ना वो सराइकी है ना, तो इस हवाले से सराइकी का शौक है, लगा हुआ है मुझे, क्योंकि सराइकी कल्चर को उजागर करना है जी। एक बड़ी मीठी जुबान है जी। हाँ। क्या सुना रहे हैं आप? आपकी जो शायरी है, चले हम आप उसके हवाले से। जी शायरी जो है ना, शुरू में तो मैं आपको एक उर्दू में सुनाऊंगा। तो जो है ना, लाख शुक्र है तेरा ऐ खाले के दो जहां, लाख शुक्र है तेरा ऐ खाले के दो जहां, तेरी रहमत ने सब के ऐब छुपा रखे हैं। और उसके बाद ही मैं हजूर पाक की शान में कहूँगा, सराइकी में वो,
असा उम्मती हैं। अच्छा, आप ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, क्योंकि फिर मैं ये कहती हूँ कि यहीं हमें बीच में ना काटना पड़ जाए ना। चलो ठीक है नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी, हम आपकी नात से जो है स्टार्ट करेंगे जी। दौड़ है जी हजूर पाक की शान में है कि असा उम्मती हैं उस हस्ती दे जेंदा रब तू बाद मकाम है, और हर मोमिन जिसते पढ़दा है लख वार दरूद सलाम है। सुभान अल्लाह। और कायनात दी हर एक शै जिसदा है कर दी ढेर एहतराम है, ओ लाल है आरिफ आम नदा है अहमद उसदा नाम है। वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ये तो हो गई, इसके अलावा क्या सुना रहे हैं? इसके अलावा जी नए साल के हवाले से एक दोड़ा लिखा है जो मुझे भी पसंद है, उम्मीद है कि आपको भी पसंद है सराय की ज़ुबान में। तो वो है जी, वल आ गए साल नवा यारो, वल दिल दे जख्म छिलीसन, और याद आसन यादा माजी दियां अखियां दे अमन वनीसन, और दुख दर्द विछोड़े लगदियां दे लहू जिगर मेरे दा पीसन, ई हाल च देख के आरिफ नू चलो सजन तराजी थी सन। क्या बात है। अच्छा जी, क्योंकि सराइकी जुबान में जो है वो शायरी का अपना ही एक अलग मजा होता है। सही है। अच्छा जी, इसके साथ ही नाज़रीन इसकी शायरी भी सुनेंगे, मजीद बातें भी होंगी। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, बात की जाए मुल्तान शहर में अशिया खुरनोश के आज के ताज़ा भाव के हवाले से तो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला तो जारी है, लेकिन मार्केट में महंगाई की लहर ताहाल बरकरार नजर आती है। सबसे पहले बात करें सब्जियों की। सब्जियों में चाइना लहसुन 600 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, थाईलैंड अदरक 480 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। जबकि इनकी सरकारी कीमत की बात करें तो चाइना लहसुन 536, जबकि थाईलैंड अदरक जो है वो 386 से 396 रुपये फ़ी किलो तक मुकर्रर की गई है। इसके साथ प्याज की कीमतें जो हैं वो भी कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकारी कीमत 170, जबकि मार्केट में 200 से 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ हरी मिर्च में 3 अक़साम हैं। बारीक हरी मिर्च जो है वो 120, मोटी हरी मिर्च जो है वो 160, जबकि उसके साथ तीसरी मिर्च भी मार्केट में देखने को मिलती है, हाइब्रिड मिर्च, वो 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। जबकि बात करें टमाटर की और आलू की, रोज़ाना की बुनियाद पर 20 रुपये का कहीं कम की कीमत हो जाती है, कहीं ज़्यादा हो जाती है। आज जो है वो टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो मार्केट में मुकर्रर किया गया। मंडी का रेट 100 है, जबकि बात करें सरकारी रेट की टमाटर की तो वह 90 मुकर्रर किया गया है। इसके साथ आलू 80 से 100 में दस्तियाब है, जबकि सरकारी कीमत जो है वो 50 से भी कम है। इसके साथ फलों की बात करें तो फलों में अंगूर मार्केट में कम ही नज़र आता है, लेकिन टॉफ़ी अंगूर अभी दस्तियाब है, अफगानिस्तान से मंगवाया जाता है, 400 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। सेब की मुख्तलिफ अक़साम हैं, उसमें तो क्वालिटी भी मुख्तलिफ है, तो कीमतें भी मुख्तलिफ देखने को मिलती हैं। कम से कम 250, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। केले कुछ महंगे हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अब 200 रुपये फ़ी दर्जन में भी फ़रोख्त होने लगे, कम से कम 120 देखे जा रहे हैं। इसके साथ बात करें किन्नू की कीमत काफ़ी कम हो गई है, 80 से 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे। इससे पहले 160 तक भी फ़रोख्त हो रहे थे। इसके साथ बात करें चिकन की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, 5 सेंचुरियाँ क्रॉस कर चुका है, 535 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। इसके साथ अंडे की कीमत जो है उसमें भी इजाफा हुआ है, 374 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच गया है। इससे पहले जो है वो 368 तक बरकरार रहा है। लेकिन ये तो सरकारी कीमत है, लेकिन अंडा जो है वो मार्केट में ज़्यादा महंगा है। अंडा जो है मार्केट में फ़ी अंडा 35 से 40 रुपये का पड़ रहा है, दर्जन जो है वो 400-420 रुपये तक पहुँच रहा है। तो अशिया ज़रूरिया की मार्केट्स में जो है अभी खुद साख्ता महंगाई की लहर भी बरकरार है, लेकिन इसके साथ सरकारी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जिससे ये देखा जा सकता है कि हुकूमती सतह पर भी महंगाई की जा रही है। तो गरीब इससे बड़ा परेशान नजर आता है, क्योंकि सर्दियों में अंडा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसके साथ चिकन भी रोज़मर्रा का इस्तेमाल है, और सब्जी मिसाला जात सब्जियाँ रोज़मर्रा का इस्तेमाल है। तो इन 3-4 जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिन्होंने आम शहरियों को परेशान कर रखा है। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है मजीद भी आपसे जाने हमारा, क्योंकि जी फूड फेस्टिवल होने जा रहा है 4 तारीख को, उसमें जो है आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। मेरी वहाँ पर तस्वीरों की नुमाइश होगी और मैं मौजूद रहूँगा, क्योंकि मेरे अपने वसेब का ये फेस्टिवल है
और मुल्तान से रिलेटेड है, तो मैं उसमें ज़रूर हाजिर हूँगा। मैं जितने भी कर सकता हूँ मैं उसमें शामिल हूँ इंशाअल्लाह। सही, क्योंकि ये जाहिर सी बात एक फैमिली इवेंट हमारा यहाँ पे होने जा रहा है। एक तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारे कल्चर को जो है वो प्रमोट किया जाएगा सबसे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर कल्चर है, देसी खाने होंगे, फिर मुशायरे भी होंगे। अच्छा, फिर हमारे यहाँ का जो डांस है स्पेशली वो बड़ा पसंद किया जाता है, सराइकियों का वो झूमर जो है वो डाली जाती है, और भी बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। तो जितने भी हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, 4 तारीख को जो है वो टी हाउस में आप लोग आएँ। आपके लिए एक बहुत अच्छा इवेंट होने जा रहा है। बच्चों को भी साथ लेकर आएँ, बच्चों को भी दिखाएं कि बच्चे देखें आकर कि किस तरह से ये हमारा कल्चर है और हमारे देसी खाने क्या क्या हैं, उसको भी इंजॉय करेंगे वो, और उनके साथ साथ बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं। तो अभी सर का एक और काम भी हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। बड़ी खूबसूरत एक और तस्वीर भी हमारे साथ मौजूद है। ये एक तस्वीर है बूढ़ी औरत की। अब आप इसका जब फेस देखेंगे तो ये एक कर्ब है जो उसके चेहरे से अया है। बिल्कुल। उसकी जो सलवटें हैं, उसकी जो वो हैं, वो आपको जाहिर करती हैं कि ये औरत बड़ी मेहनत कश और एक जिंदगी गुजार के यहाँ तक पहुंची है, और उसके बावजूद भी माजूर नहीं है ये। उसमें एक जज्बा भी है, एक, और उसको जो है उस फेस में पेंट करना जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, सेटिस्फेक्शन भी इंसान की जो है ना, वो आपके जो चेहरे के तासुरात होते हैं ना, वो आपको बता देते हैं। ये हमारा सराइकियों पे इस बंदे का बड़ा एहसान है, ख्वाजा गुलाम फरीद का जी। आप इन्हें सराइकी का इकबाल भी कह सकते हैं कि जितनी। थोड़ा सा आप सीधा करेंगे ताकि तमाम नाजरीन जो है वो देख भी सकें जी। अच्छा, एक ये तस्वीर है, ये जो बाबा अभी जो हम देख रहे थे। हाँ नहीं, ये एक और चीज है। ये किले के ऊपर दरवाजे के पास ये पापड़ बेचता है अब्बी। अच्छा, अब्बी उसकी मैंने फोटो लेके उसको बनाया है। अच्छा, और ये आप इसमें बहुत सारी चीजें, सराय की वसेब है, इसमें गुर्बत है, इसमें हसरत और यास देखिएगा, इसके चेहरे से आप हसरत देखिए। सही बात। उसके एक इंतजार है, और आप इसके ये देखें कि इस उम्र के अंदर भी वो अपने काम में लगा हुआ है। बिल्कुल। कि आप सराइकियों का हालत इज़ार देखें या जो भी आप उसको वो करें, कि उसको मैंने पेंट किया ताकि आने वाले लोग हमें देख सकें कि हम क्या थे। बिल्कुल। 1000 साल बाद भी हम क्या थे। अच्छा, क्योंकि ये एक मेहनत वाला काम है आपका, इसके लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ती हैं और फिर आप इस पे कितना खर्चा आ जाता है? इसमें एक कागज लेना पड़ता है, एवरी कार्ड, उसमें वाटरप्रूफ इंक होती है, ठीक है, और एक पेन होता है जिससे ये नक्शे बनाए जाते हैं बिल्डिंगों के। सही। तो 400-500 तो एक तस्वीर पे वैसे खर्चा आ ही जाता है। सही। लेकिन उस 400-500 की अफसोस नहीं होता, खुशी होती है। लगा के मुझे 2 चीज़ों पे पैसा लगा के कभी भी अफसोस नहीं हुआ। एक मेरी शौक है किताबों का, वो नावल हो, वो डाइजेस्ट हो, वो कुरान मजीद हो, वो किताब पे पैसा खर्च करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैं एक दफ़ा मुझे याद है, मेरे पास शायद इतनी तनख्वाह होगो ना, लेकिन मैं 5000 रुपए की एक किताब ली, गालबन पाकिस्तान टीका या इस किस्म की कोई वो थी, तो मुझे अफसोस नहीं हुआ। इसी तरह मुझे ये मैं इकट्ठे कागज़ ले आता हूँ, पेन ले आता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती कि ये जो है शौक है आपका। हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप पैसे खर्च करते हैं ना, मतलब आपको जूते अच्छे लगते हैं, आपको पेन अच्छे लगते हैं, तो आपको जहाँ चीज़ अच्छी लगती है आप ले लेते हैं। आप उसमें नहीं देखते कि जेब में आपकी बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये ऐसी चीजें हैं कि ये इन पे हमें वो नहीं होता। तो एक और है जी। ये अभी हमारा एक कल्चर है कि पहले जो है कपड़ा जो बुना जाता था, बिल्कुल, बिल्कुल। उस पर चरखे की बड़ी वो है कि चांद तक चरखे की मशहूरी है। सही बात है। तो ये पहले इस तरह का होता था। हम कहते थे चांद के अंदर एक औरत बैठी है जो चरखा जो काट रही है। तो पहले ये जो धागा वो करी, इससे कपड़ा बुना जाता था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब तो मशीनें आ गई, ये अब चरखा मतरूक हो गया बिल्कुल ही। तो
ये इसीलिए मैं ये कहता हूँ ये सराइकी कल्चर है। हाँ जी, और जी क्योंकि अच्छा ये हम लोगों ने क्योंकि बचपन में देखा है अपनी नानियों को भी अपनी दादियों को भी कि ये चीज क्योंकि जिंदा थी। अभी क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त के साथ जिद्दत आती जा रही है, वक्त बदल रहा है, तो ये चीजें जो है वो उस तरीके से नहीं है, खत्म होती जा रही हैं। तो मतलब तस्वीरों में तो महफूज हमें दिखाई नजर आती हैं। यही चीज मैंने अपने तौर पे इनको महफूज करने की कोशिश की है। सही है। ये एक देहाती आदमी है जो सुबह सुबह उठा है और ये बूढ़े आदमी का काम है कि वो कभी भी जो है वो 10 बजे नहीं उठता। हाँ, वो तो सुबह अजानों के वक्त उठ जाता है। बिल्कुल अजानों के उठते गए, नमाज पढ़ेगा, नाश्ता करेगा, फिर वो खेतों की तरफ निकल जाएगा। और उसका ये स्टाइल है, उसे डंडा पकड़ा हुआ है कि कहीं रास्ते में कोई कुत्ता कोई और चीज ना आ जाए, ये आगे उसके ध्यात है और वो चला जा रहा है। ये अच्छा, क्योंकि मेरे खुद दयाल जो है वो दही इलाके से हैं, तो मुझे ये चीजें जो है बड़ी मैंने देखी भी हैं और बड़ी खूबसूरत उनका जो उनका सुकून नजर आता है ना, यकीन करें शायद हम लोग वो सुकून मिस करते हैं। उनकी अपनी जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत मैं समझती हूँ उनकी लाइफ का ये हिस्सा होता है। शहर में नहीं रह सकते, ये हकीकत है। हाँ, मतलब जैसे हम नहीं गाँव में जाके अभी जो हमारी सूरत हाल है हम नहीं रह सकते, तो वो भी हमारी लाइफ का हिस्सा जो है ना बड़ी। चूंकि मेरी उम्र इतनी 62-63 साल है, मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ मैं 15 साल रहा, मैं बाहर तकरीबन कोई 50 साल या इतना रहा। लेकिन वो जो 15 साल थे ना, जो कंचे खेलने के थे, गिल्ली डंडा खेलने के थे, या वहाँ पर वो मुझे अब भी, मैंने वहाँ पर मेरा घर है जहाँ पर मेरे भाई मुख्तलिफ, कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया, तो मैंने उसमें एक कमरा बनवाया है। सही। वो कमरा मैंने इस अंदाज से बनवाया है कि मुझे वो याद है, हम सन 87 में जाया करते थे आर्कियोलॉजी के सिलसिले में खुदाइयाँ वगैरह करने के लिए खारियाँ। अच्छा। वहाँ एक बनी बंगला होता था जिसके अंदर या को कैद किया गया था। वो उस तर्ज का मैंने बनाया है, उसकी 4 दरवाजे हैं, 4 खिड़कियां हैं, चारों तरफ वो जो है वो मैंने एक कमरा बनवा, मैं वहां जाता हूँ महीने के बाद 1 दिन वहां रहता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा सुकून आता है। सही। इसी तरह मेरी वालदा जो थी वो वहां अकेली रहती थी पूरे घर में, लेकिन वो शहर में नहीं आती थी। सही। शहर में सब सहूलतें थी। हाँ। हम 5 भाई थे, हम बहुत सहूलतें देते, लेकिन वो कहती थी नहीं मैं यहाँ खुश हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है जहाँ इतना टाइम गुजरा हो ना वो वहाँ से ना जल्दी हटते तो नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपना जो है वो नहीं छोड़ना चाहते, जगह नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल सही। मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है आरिफ साहब से जो है इनकी शायरी भी सुनते हैं। आरिफ साहब, आप हमारी चीजें तो साथ साथ एंजॉय कर ही रहे हैं माशाल्लाह, इनका काम क्या सुना रहे हैं? जी दोड़ा सुना रहा हूँ मैं। जी है कि आवे ऊंदी याद ता अदब कोलों, सिर मैं मस्कीन दा झुक वेंदा है, हिक दर्द उठींदा है जिगर दे विच, दिल धड़कदा रुक वेंदा है। वाह। ओ रखी नोटां ते ओ दिसदा है, अखी भालां ते ओ लुक वेंदा है, ए मंजर देख के आरिफ दा जीवन दा हौसला मुक वेंदा है। वाह, क्या बात है। और दूजा अर्ज ऐसा कि इन उजड़े हैं तेरी नगरी विच, असां उजड़ के वस नहीं सके, इन उजड़े हैं तेरी नगरी विच, असां उजड़ के मुड़ नहीं वसे, जेड़ा दर्दां यार लताड़िया है पर दुख नहीं कहीं नू दसे। और नहीं हिक भी सुख दा सा आया, हैं इन सदमात च फसे, साडी रोंदियां आरिफ निभवे सी, शाला ढोल पिया खुश वसे। वाह वाह, क्या बात है। और अच्छा ये बताएंगे आपके उस्ताद कौन है शायरी में? मेरे उस्ताद मोहतरम हाजी हयात भट्टी साहब, फख्र पाकिस्तान, फख्र सरगोदा, जिन्होंने उनसे बाकायदा शागिर्दी हासिल की है, शागिर्द खास हैं। तो शायरी का शौक था तो उनका बड़ा नाम है, उनको बड़े बड़े नामवार सिंगरों ने गाया है। तो जिनमें सरफारसत हैं कि तालिब चंद साहब, अल्लाह जित्ता लोने वाला साहब, और
दूसरे शायर भी हैं जिन्होंने उनको बड़ा गाया है। सही। अच्छा, तो फिर आपके जिस तरह हम बात करते हैं, अक्सर शोरा हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं जिंदगी के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मसाइल हैं अभी आप शायरी को लेकर, आपको क्या फेस करना पड़ रहा है? नहीं, ये एक शौक है, जैसे ये हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि जो शौक होता है ना इंसान का, और ये एक किस्म की गॉड गिफ्टेड है, खुदा की अता है जी। जिसको लगन होती है, शौक होता है, वो फिर उसमें लगा रहता है, मगन होता है उसमें। उसको जो है ना, वो उसका एक शौक होता है, उसने कहता है कि मैंने ये करना है जी। तो आप शौक के उस पे हैं? शौक भी। तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट है? शायरी में तो अक्सर कहते हैं कि अच्छा ये क्या शायरी में पड़ गए हो, बस ये फेस करना तो पड़ता है, लेकिन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हो जाता है। घर में कोई और भी शायरी करता है या सिर्फ आप शायरी करते हैं? नहीं, फिलहाल मैं करता हूँ। अच्छा, सिर्फ आप करते हैं? जी जी। ठीक है, क्या सुना रहे हैं? और जी सुना रहा हूँ आपको। कोई बुक के हवाले से भी कोई काम शाम कर रहे हैं आप? जी, बुक के हवाले से शौक है, लेकिन अभी तक जो है ना लिखी नहीं। सही है। तो जो है ना दौड़ा है जी। एक शख्स डिठे विच रस्ते दे, बहु बैठा ओ परेशान आई। एक शख्स डिठे विच रस्ते दे, बहु बैठा ओ परेशान आई। ऊंदी हालत हुलिया देख के चन हर बशर खड़ा हैरान आई। और फोटो चम चम लेंदा ही ना आरिफ दा, इहो जारी विरद जबान आई। शक पौंदा है प्यार दे मामले विच, वड़ा बदकिस्मत इंसान है। और तोए बशर ने मेरी जात उते एहसान चढ़ा नौ सटिया। तोए बशर ने मेरी जात उते एहसान चढ़ा नौ सटिया। मेरी हसदी वसदी अखियां नू जेड़ा आप रुआ नौ सटिया। और आरिफ दे सिर नू लगदियां विच सारी उम्र निवा नौ सटिया। हाई आखिरी मौका हासिल दा, हथों सजण वञा नौ सटिया। क्या बात है। दही कोल च पा छोड़ी, कई दे वादियां ते असां उम्र निभा छोड़ी। वाह, क्या बात। अच्छा जी। अच्छा सर, आपने अपनी, मैं अभी इनसे ब्रेक में भी बात कर रही थी, सर से जाऊंगी, सर इस फन को आप आगे डिलीवर कर पाएंगे या नहीं सोचा कि इसको भी आगे किसी को, या किसी को आपके इन काम को देखते हुए किसी को शौक पैदा हुआ हो कि हमें भी सिखाएं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन अब जो ज़माना है वो कहते हैं ना क़यामत की चाल चल गया है, अब लोग इस तरफ नहीं आते। एक और हमारे एक जो सराइकी इलाके हैं, जो वसेब है, जो मुल्तान है, इसमें एक चीज़ ये है कि लोग इस तरफ आबियारी नहीं करते फ़न की। हमारे घरों में इस तरफ नहीं तवज्जो दी जाती, हालांकि जो फनकार होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, बहुत नरम दिल होता है। मैं अक्सर कहता हूँ, कोई भी फनकार, आपने किसी फनकार को नहीं देखा होगा कि उसने कत्ल किया हो, वो तशद्दुद पसंद हो, या कोई गैर नसाबी या गैर वो उनमें किसी भी हरकत में शामिल हो। ये बड़ा सॉफ्ट मिजाज होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, इसका दिल खूबसूरत होता है। ये खुद खूबसूरत हो ना हो, इसका दिल बड़ा खूबसूरत होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब लोगों की एक दौड़ है कि 1150 में से 1150 नंबर तो जरूर लाने हैं ना। हाँ। अब वो पैसे दे के आए, नकल करके आए, ये जो भी आए। सही बात है। हमारे पाकिस्तान का एक जो सिलसिला है या तालीम का निज़ाम है, एक अजीब सा है। बाहर ये नहीं है। बाहर अगर आप किताब आपकी है और आप सेम टू सेम कर देते हैं तो आपको फेल कर देते हैं कि ये इसने नकल की है। यहाँ पर आपने सेम टू सेम कर दिया तो आपको जो है वो 1150 नंबर दे देंगे। बिल्कुल। अच्छा, हमारे घरों की जो तरबियत है वो ये नहीं होती। वो ये कहते हैं कि आपने पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। कोई ये नहीं कहता कि आपने अच्छा इंसान भी बनना है। किसी मैंने नहीं देखा कि लोग ये कहें कि यार पढ़ लिख के आपको शऊर आएगा। हाँ। तालीम शऊर देती है, तालीम नौकरी नहीं देती। तालीम जो हासिल करते, जो बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल की जाती है वो शऊर के लिए है। बिल्कुल। आपको मतलब है कि तालीम ये बताती है कि दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा। हम ये नहीं करते।
जो बच्चे ने MSc कर लिया, MA कर लिया, वो नौकरी की तलाश में लग जाता है, जबकि बाहर मुल्कों में नहीं है। बाहर मुल्कों में अगर एक बंदे का कारोबार है, वो मालिक भी वही काम कर रहा है और नौकर भी वही काम कर रहा है, उसमें कोई नहीं। यहाँ पर मालिक के लिए जरूरी है कि उसका AC कमरा हो, बैठा हुआ हो, 5 मुलाजिम हो और वो सिर्फ देखे और उनको डांटता रहे और उनके लिए वो करता रहे। तो हमारा हमारा जो माशरा है ये सपोर्ट नहीं करता आर्ट को, फन को सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही बात है कि मुल्तान के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं। मेरी तस्वीर जिसमें मेरा नाम नहीं लिखा होगा, जब ये इस्लामाबाद से लाएंगे तो ये 2 लाख की लाएंगे। जब मुझे कहेंगे तो वो कहेंगे यार वो अपनी एक निशानी तो बना के दे दो, जैसे मैं मर रहा हूँ कि अपनी एक निशान। मैं आप मुझे देखिए, मैं 15 दिन मेहनत करता रहूंगा, एक बंदे का आए जी मैं आपको निशानी दे रहा हूँ, किस चीज की? बड़े बड़े लोग हैं जो हजारों लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। अच्छा, बाहर जिस तरह आर्ट की कदर की जाती है, तो मतलब आप माशाल्लाह जिस तरह आपका ये काम है, लोग इसके लिए पता नहीं लाखों आपको देना तैयार हो जाएंगे, सर आंखों पे रखते हैं। फनकार को इतनी इज्जत देते हैं कि इतनी वहां के वुज़रा की वो नहीं होती, लेकिन यहाँ फनकार को देख के दूसरी तो मुंह कर ले जाता है, यार ये वो ऐसे ही है, बस ये फालतू आदमी है। अब देखें कितने हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो इसी तरह बेचारे जो है वो जिंदगी की जंग जो है वो इसी तरह पुरसी की हालत में मरे हैं। हाँ, उनकी जो 2-4 को छोड़ के जो मतलब के हो गए, गुलजी को ना आप करें, सादकैन को ना देखें, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट ये छोड़ जाते हैं कि मैं इसका क्या करूंगा। अब मुझे ये बताइए, ये तस्वीर पे मैंने 15 दिन लगाए, मैं इसका क्या करूंगा? जब इसका मुझे कोई रिस्पांस नहीं आएगा, मैं क्या करूंगा? मैं तो एक और वजह से कर रहा हूं कि जी अपने वसीब की खिदमत कर रहा हूं। मैंने एक बहाना ढूंढ लिया, मैंने अपने आप को इनर जो मेरी वो है अंदर है, उसको सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने ये किया कि यार मैं अपने वतन को, अपने वसीब को, अपनी मिट्टी को मैं जो है, अब जिसका रोजगार और जिसका समझता हो इंसान के मेरे पास टैलेंट यही है और मैंने इसको ही बेच के या इसको इसी से कुछ कमा के अपना घर का सिस्टम चलाऊंगा, तो वो तो फिर वो तो नहीं कर सकता। जो हालात हैं हमारे यहाँ पर, भूखा मर रहा है आर्टिस्ट, हर जगह में भूखा मर रहा है। सही बात, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे कराची में हो, चाहे मुल्तान में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, लेकिन खासकर जो हमारे वसीब का आर्टिस्ट है वो तो कुछ नहीं, वो तो नाअहल है, बेकार है। यही देखें, मैं यही था, कराची में था तो मैं हजारों रुपए, लाखों रुपए कमाता था। मैं मुल्तान में आ गया हूं तो मैं 0 पे आ गया हूं। क्यों? मुल्तान पे भी तो वही लोग हैं। मुल्तान में यानी पैसा वाला कम लोग हैं, बहुत है, लेकिन वो इस्लामाबाद से तस्वीर खरीदना अपनी बड़ी शान समझेंगे, लेकिन मुझसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मुल्तान बस कुछ ऐसा सिलसिला है कि ये लोग जो है खुद हमारे घर से ही ये नहीं दिया जाता। सही बात है। अरे जाहिर सी बात है कि कुछ यहाँ पर हम देखें तो हमारी बहुत सारी महरूमियां हैं जिनका शिकार हम अब तक हैं, और फिर मसाइल ऐसे हैं जिंदगी के जिनसे हम अभी तक बाहर ही नहीं निकल सके हैं। तो मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही अटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी जैसे अदबी महफिलें होती हैं, अदबी बैठकें, अभी उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं? जी मुल्तान आर्ट काउंसिल में की है। अच्छा, तो मुशायरे के लिए भी जाते हैं, जहाँ लोग चाहत रखते हैं, बुलाते हैं। खानेवाल तक गए हैं जी, कबीर अला, इधर उधर जाते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। जी सही है। तो क्या सुना रहे हैं आप अभी? हमें तो साथ साथ आपकी शायरी भी सुनते रहे ना। जी दौड़ा जी, तेरे बाद वञण दे जिंदगी दी बनी हो जई कुछ तरतीबे, सुख 100 को मैं तू दूर हो गए, दुख हो गए ढेर करीबे। और तेनू के दसीए तेरे हिजरां विच केड़ा बन गया हाल अजीबे, साडा आरिफ आपे रब वारिस, तू खुशवस नाल रकीबे। वाह, क्या बात। और तेनू आप नू विचों विचों बेदर्दा नवी संगत बनाण दी चाह आई, तहीं तक नहीं पई मैं आजिज़ ते तुहाडा अंदर जो महज सियाह है। और जुत्ती कदी नहीं पई असां पैरां विच, आंदी तेरी जदन सदा है, तेनू आपे फर्क मालूम होवे से ने क्या है आरिफ क्या है। वाह, क्या बात।
और ना करके चंद मजबूरियां दा तोए जान के मैनू सटिया सोना जितना ही सजण पुराना होवे कदी मुल नहीं उसदा घटिया और दुख दे के अपने लगदियां नू सुख किसे नहीं अज तई वटिया आरिफ दी ना परवाह की तोई कम आसिया नियत दा खटिया। वाह क्या बात, बहुत खूब। और बंदा अपने वास्ते दुनिया ते कुछ कर जावे तां ठीक है ओ होवे इल्म जे जित के कुछ नहीं लभना बाजी हार जावे तां ठीक है और कह दे मगर रुलन तू बेहतर है जो बह घर जावे तां ठीक है मर मर के आरिफ जीवन तू बंदा मर जावे तां ठीक है। वाह क्या बात। अच्छा, आप जितने भी हमारे शायर हैं, बड़े बड़े शायर भी हैं, तो कौन से आपके फेवरेट शायर हैं? जी मेरे जो आपके उस्ताद हैं उन्हीं से मेरे फेवरेट हैं जी। अच्छा अच्छा, उन्हीं से वो हैं। बाकी शोरा कराम भी हैं, मेरे दादा उस्ताद हैं जी राज साईं, वो हैं। दूसरे बाकी हैं जवेद राज साहब, उनसे भी बड़ा मैं मुतासिर होता हूँ, वो इस्लामी इनकलाबी शायर हैं। सही, वो हो गए। और बाकी दूसरे भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो घर में किसी और को भी शौक है शायरी में आने का? बच्चों में भी है कोई? जी बेटा मेरा बड़ा है, वो तकरीबन 10-11 साल का है, अभी पढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन उससे भी शौक है, शायरी का है उसको शौक। तो आप भी उसे लेकर आएंगे शायरी की तरफ? इंशाल्लाह। ये जो शौक तो है लेकिन जिंदगी की बात है। तो बाकी जो है एक मेरा भतीजा है मोहम्मद वकार खोखर, उसे थोड़ा सा शौक है, लगाव है, लेकिन वो जो है ना काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी रहता है। सही, तो मतलब आप उनके उसमें ठीक हो गया। अच्छा सर, जिस तरह बहुत सारे हमारे नौजवान हैं अभी आर्ट से लेकर, आप कोई मैसेज इस तरह का देना चाहें कि आर्ट को हम किस तरह से जिंदा रख सकते हैं, किस तरह आपसे जिंदगी से जोड़े रख सकते हैं? अच्छा, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्मा जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल आपका शो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैम आपका टॉपिक भी रखा हुआ है शेरा शादी के हवाले से, और अदरवाइज राम जरूरी है जी जिंदगी में। और दूसरी बात आसमा जी, एक और रिक्वेस्ट करनी थी मैंने आपके शो के हवाले से। जी जी जी। आज मेरी ना सिस्टर की सालगिरह है नसीम आपी की, तो आज उनकी सालगिरह है, आज उनको मुबारकबाद आप दे दीजिएगा नसीम आपी का नाम लेकर। कल हमारी गुड़िया की सालगिरह की मुकद्दस की, तो काइंडली आपके शो के हवाले से चले वो देख रही हैं शो, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारी, तो नसीम आपी को सालगिरह मुबारकबाद दे दीजिएगा अस्मा जी। क्या नसीम नाम का है आपने? हाँ जी, नसीम उनका नाम है, आज उनकी सालगिरह है। कल हमारी छोटी गुड़िया की थी 1 जनवरी की, आज आपी जी की है सालगिरह नसीम आपी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी अस्मा जी, और आप उनको बर्थडे विश कर दीजिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का हमारी पूरी रोही टीम की तरफ से जी। नसीम आपी मेरे ख्याल में बोल रहे थे, उनको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और मुकद्दस आपको भी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हजारों खुशियां जो है वो देखना नसीब करे, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी सर, बहुत सारे नौजवान जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आर्ट के हवाले से सिर्फ एक है रास्ता बचा हुआ, वो है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने एक आर्ट्स काउंसिलें बनाई हुई हैं, उनमें क्लासें होनी चाहिए, उनमें नुमाइशें होनी चाहिए, उनमें लोगों को मदऊ किया जाना चाहिए। इंसान में थोड़ा सा एक अंसर है लालच का, या जब आप बच्चों में मुकाबले कराएंगे, उनमें इनामात रखेंगे, लोगों को रुझान बढ़ेगा। और जिस जिंदगी के अंदर आर्ट है वो बड़ी सॉफ्ट जिंदगी है, सिर्फ वो लव ही लव है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। आप जितने लोग ले लें, आप फन में सिर्फ आर्टिस्ट को ना लें, आप अदाकार को ले लें, मौसीकार को ले लें, दूसरे मुझे बताइए कि मेहदी हसन ने कितने कत्ल किए? सही बात है। आप ये देखें गुलाम अली ने क्या किया है, ये वो नाम है, या आर्टिस्ट गुल जी ने या दूसरे ने, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दिया है। जब आप उनकी गाने सुनते हैं तो आप दुनिया मौफाम में बिल्कुल खो जाते हैं,
और आपकी एक दुनिया और हो जाती है। जब आप एक तस्वीर देखते हैं, अब जब तस्वीर को देखते हैं, अगर आप 5 मिनट देखते रहते हैं तो 5 मिनट आपकी जिंदगी के खूबसूरत तरीन टाइम होता है, सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही है। अब यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए ये क्लासेस शुरू करे, गवर्नमेंट शऊर दे लोगों में। गवर्नमेंट पहले स्कूलों में ड्राइंग का एक पीरियड होता था शुरू में, वो भी पता नहीं खत्म हो गया है। लोगों ने आर्ट को इसी तरीके से जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहिए। आर्ट से मुराद सिर्फ यही तस्वीरें नहीं है, आर्ट से मुराद मौसीकी भी है, वो शनाई भी है, अदब भी है। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और बड़ी खुशी हुई। मैं रोहित का शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, इतने अच्छे प्रोग्राम जो है पेश करता है और हम जैसे लोगों को जो है लोगों से बातें करने पे जो है मदऊ करता है। बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब आप हमारे साथ रहे और आपकी शायरी भी हमने सुनी। सर दोनों का शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।